हे गाइस, हाउ आर यू ऑल। मेरा नाम है रमनदीप सिंह और गाइस आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का नेक्स्ट लेक्चर। और आज के अंदर हम स्टार्ट करेंगे कम्युनिकेशन व्हेन कंप्लीट। एक्चुअल में ना प्रैक्टिकली ये टॉपिक ना थोड़ा थोड़ा यूज होता है, ज्यादा इसकी रेलेवेंस आज के हिसाब से बची नहीं है। मैं बताऊंगा कुछ कुछ जगह पे यूज होती है, कुछ कुछ जगह पे रेलेवेंस है, ऐसा नहीं है। प्रैक्टिकली ये बातें ना, इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो पुराने जमाने के हिसाब से लिंक है। मतलब मेरे कहने की सेंस ये है, क्योंकि एक्ट बना था 1872 में और उस टाइम चिट्ठी भेजा करते थे लोग, है ना, कबूतर के गले में डाल के। पिक्चरों में देखा होगा ना, आशिकियां चलती थी, आशिकियां। तो खैर मेरा कहने की सेंस ये है कि उस टाइम पे ऐसे होता था। आज की डेट के अंदर तो ऐसा नहीं होता। कबूतर के गले में तो नहीं डालते हम चिट्ठी, कोरियर वाले को भेजते हैं या डाकखाने से भेजते हैं। चिट्ठी वैसे भी रेयर भेजते हैं। आजकल तो आपको कोई कम्युनिकेशन करना होता है थ्रू मेल हो जाता है, फोन हो जाता है, व्हाट्सएप हो जाता है, 100 चीजें हैं। आज के डेट में तो कम्युनिकेशन के बहुत सारे मीडियम है, लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था। अब जरा स्टार्ट कर रहे हैं कम्युनिकेशन की बेसिक बेसिक बात करके। लेकिन ना कम्युनिकेशन की बात स्टार्ट होने से पहले एक चीज समझनी है। क्या जो कम्युनिकेशन अभी हम यहां पढ़ रहे हैं, मेनली पढ़ रहे हैं पोस्ट के हिसाब से, चिट्ठी भेजने के हिसाब से, कि चिट्ठी जब भेजते हैं तो कैसे कम्युनिकेशन होता है। अब जरा अगर मैं तुम्हारे से बात करूं, और मैं पहले ही बता रहा हूं, ये वन ऑफ द मोस्ट 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 टेक्निकल टॉपिक है, तो ढंग से पढ़ना। अगर मैं तुम्हारे से बात करूं तो सर पहले तो समझ लो कि पोस्ट जो होती है ना, पोस्ट जो हम चिट्ठी भेजते हैं, वो 3 तरीके की होती है। एक होती है ऑर्डिनरी पोस्ट, क्योंकि इसका यूज आ जाएगा कहीं ना कहीं, तो पहले ही क्लियर कर दूं। एक होती है ऑर्डिनरी पोस्ट, एक होती है रजिस्टर्ड पोस्ट, एक होती है स्पीड पोस्ट। जहां तक मेरे को लगता है आपने इसमें से एक दो तो सुनी ही होंगी, ऑर्डिनरी पोस्ट, रजिस्टर्ड पोस्ट एंड स्पीड पोस्ट। क्या फर्क है तीनों में, पहले जरा बात कर लो इससे आपके ऊपर, आपसे इसके ऊपर। सर ऑर्डिनरी पोस्ट के अंदर क्या होता है कि डाकिया, जो डाक वॉच पोस्टमैन होता है, वो यहां से चिट्ठी लेके जाता है जिसके घर पे लेके जानी है। लेकिन वो चिट्ठी लेकर उसको उसके घर में कोई मिले या ना मिले, वो चिट्ठी नीचे डालकर आ जाएगा गेट के नीचे। कोई बंदा मिल गया तो ठीक, नहीं मिला तो नीचे डाल के आ जाएगा। उसको और कोई लेन देन नहीं होता है। सामने वाले ने चिट्ठी पढ़ी, उसको रिसीव हुई नहीं हुई, उसके घर में डाल के आ जाएगा। वो पढ़ता है पढ़े, नहीं पढ़ता ना पढ़े। तुमने देखा भी होगा कुछ लोगों के घर के बाहर ड्रॉप बॉक्स लगे होते हैं जिसमें लोग चिट्ठी डाल जाते हैं। तो ऑर्डिनरी पोस्ट वो होती है। उसमें ऑर्डिनरी पोस्ट में पोस्टमैन सामने वाले से रिसीविंग लेके नहीं आता। रजिस्टर्ड पोस्ट क्या होती है कि यहां से आपने चिट्ठी भेजी, सामने वाला चिट्ठी लेके जाएगा, जिसके पास वो चिट्ठी लेके गया सामने वाले से रिसीविंग लेके आएगा कि हाँ ये चिट्ठी उसने रिसीव कर ली है जिसके पास गई है। लेकिन ऑर्डिनरी में क्या था, वो उसके गेट के नीचे डालाएगा, जो उसको ड्रॉप बॉक्स दिखेगा वहां डालाएगा, वो रिसीविंग नहीं लेता। लेकिन रजिस्टर्ड पोस्ट में साइन करवा के आता है। फिर तीसरी होती है स्पीड पोस्ट। मैं कह सकता हूं कि स्पीड पोस्ट इज अ काइंड ऑफ रजिस्टर्ड पोस्ट। ये है रजिस्टर्ड पोस्ट की तरह ही, बट ये थोड़ा फास्ट जाती है। ये थोड़ा फास्ट जाती है कि मान लो अगर एक जगह से दूसरी जगह पे जाने के लिए रजिस्टर्ड पोस्ट 5 दिन लेती है, तो स्पीड पोस्ट मान लो 2 दिन में पहुंचा देगी। लेकिन फर्क क्या है, स्पीड पोस्ट में भी साइन करवाने हैं। साइन करवाने हैं मतलब एक चीज समझ आती है कि रजिस्टर्ड पोस्ट और स्पीड पोस्ट दोनों जगह पे साइन करवा के आए जाते हैं। लेकिन ऑर्डिनरी पोस्ट में सामने वाले से साइन नहीं करवाया तो रिसीविंग नहीं लेते। लेकिन यहाँ पे दोनों केसेस में रिसीविंग लेके आई जाती है। तो जरा फर्क समझ आ गया। ऑर्डिनरी और रजिस्टर्ड पोस्ट पहुंचती सेम टाइम पे है, बस इसमें रिसीविंग लेते हैं और इसमें रिसीविंग नहीं लेते। इसमें रिसीविंग लेके आते हैं, सामने वाले के बस रिसीव हो गई है। और स्पीड आपने देखा भी होगा, आपके घर में चिट्ठी वाला चिट्ठी लेके आता है, वो साइन करवा के लेके जाता है आपसे। कोरियर वाला भी आता है, तो कोरियर तो अलग चीज है। अगर चिट्ठी लेके आ रहा है, वो साइन करवा के लेके जा रहा है आपसे, तो इसका मतलब रजिस्टर्ड पोस्ट है। या स्पीड आई होगी तो स्पीड पोस्ट पे लिखा होता है उसके ऊपर कि स्पीड पोस्ट है, तो थोड़ा फास्ट आती है। और इसमें भी साइन करवाते हैं, साइन करवाते हैं। तो इन दो जगह पे रिसीविंग लेते हैं, यहाँ पे रिसीविंग नहीं लेते। ये तो बात हो गई पहले वाली खत्म। ये तो मैंने समझा दी कि 3 तरीके की पोस्ट होती है। अब इस टॉपिक को समझेंगे। अब समझते हैं टॉपिक कहता क्या है ना। तो स्टार्ट करते गाइस अपना कम्युनिकेशन वाला टॉपिक। तो अब जो हम पढ़ रहे हैं कम्युनिकेशन व्हेन कंप्लीट सेक्शन 4। देखो, आपने सामने वाले को ऑफर दिया चिट्ठी के थ्रू, सामने वाला आपको एक्सेप्टेंस दे रहा है चिट्ठी के थ्रू। अभी हम मान के चल रहे हैं कि पहले वाला जमाना है, फोन वोन नहीं है, उसके हिसाब से तो आपका ऑफर का कम्युनिकेशन कब कंप्लीट माना जाएगा कि आपका ऑफर कंप्लीट हो गया, उसके पास पहुंच गया। और सामने वाले ने जो आपको एक्सेप्टेंस दी वो कब कंप्लीट मानी जाएगी, वो दोनों चीजें देखनी है। तो अब वो कहता है, पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर से। तो कहता है द कम्युनिकेशन ऑफ, देखो दो चीजें कॉन्ट्रैक्ट में, दो चीजें होती हैं, एक ऑफर और एक्सेप्टेंस। तो वही चीजें देखने जा रहे हैं। पहला है कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर। द कम्युनिकेशन ऑफ एन ऑफर इज कंप्लीट
व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द पर्सन टू हुम इट इज मेड। ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है। कम्युनिकेशन ऑफ एन ऑफर इज कंप्लीट व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द पर्सन टू हुम इट इज मेड। अब इसके दो एनालिसिस समझते हैं, तुम्हारे पेपर में क्वेश्चन भी आएगा, फिर उसके ऊपर बात भी करेंगे। देखो, मान लो ए ने बी को ऑफर दिया, किस चीज का, कि मान लो वो अपनी कार बेचना चाहता है 2 लाख रुपए की, और मान लो इसने चिट्ठी भेजी है 1/1/2020 को। हालांकि ऑल दो मैं पहले के सबसे बात कर रहा हूं, लेकिन मैंने एक डेट्स आज की ले ली है, डेट नॉर्मल ले ली है। मान लो 1/1/2020 की मैंने डेट ले ली, मतलब मैं रीसेंट ईयर्स की ले ली, मैंने 2020-21 की ले रहे हैं हम जान के। 1/1/2020 को हमने चिट्ठी भेजी, मान लो वो चिट्ठी रिसीव हुई है, हमने चिट्ठी भेजी, तो मैं कह सकता हूं ए तो पहली बात ये हो गया ऑफरर, और बी हो गया ऑफरी। 1/1/2020 को चिट्ठी भेजी, मान लो ये चिट्ठी रिसीव हुई है 7/1/2020 को, ये रिसीव हुई है 7/1/2020 को। तो उस केस के अंदर यहां से इसने ए ने 1 को भेजी, 7 को रिसीव हुई, तो नॉर्मली हम मानते हैं कि इसका ऑफर 7 तारीख को यहां पे पहुंच गया, तो कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर कंप्लीट हो गया। नॉर्मली हम ये मान के चलते हैं कि जिस दिन बंदे पे चिट्ठी पहुंची उसने उसी दिन पढ़ ली होगी, तो कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर कब कंप्लीट हो गया, 7 तारीख को। तो पेपर में अगर तुम्हारे क्वेश्चन आता है कि सपोज 1 तारीख को बंदे ने चिट्ठी भेजी और 7 तारीख को उसके पास पहुंची, तो कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर कब कंप्लीट माना जाएगा, 7 तारीख को कंप्लीट मान लिया जाएगा, क्योंकि जिस दिन पहुंची उस दिन कंप्लीट। लेकिन तुम्हारे पेपर में अगर ऐसे डालता है वो क्वेश्चन, वो अगर पेपर में क्वेश्चन थोड़ा सा घुमाता है, मैं इसको हटा देता हूं यहां पे ताकि तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग के लिए, कि मान लो तुम्हारे को बोलता है कि चाहे चिट्ठी रिसीव तो 7 तारीख को ही, लेकिन बी ने जो रीड करा उस चिट्ठी को वो 9 तारीख को करा है। बी ने उस चिट्ठी को रीड कब करा है, 9 तारीख को करा है। पढ़ा कब है उसको, 9 तारीख को। इसका मतलब क्या, चिट्ठी पहुंची 7 को है, लेकिन रीड कब करी सामने वाले ने, 9 को। तो कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर फिर 7 को कंप्लीट नहीं माना जाएगा, 9 को कंप्लीट माना जाएगा। क्यों अब मैंने ऐसी बात बोली, जरा समझना। द कम्युनिकेशन ऑफ एन ऑफर इज कंप्लीट व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द पर्सन टू हुम इट इज मेड। अब जब ऑफर की जानकारी सामने वाले के दिमाग में आ जाएगी तभी कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर कंप्लीट माना जाएगा। तो 7 तारीख को तो अभी चिट्ठी पहुंची है, लेकिन उस चिट्ठी में क्या लिखा वो भी उसकी जानकारी में नहीं आया, वो कब आया है, 9 तारीख को। तो फिर कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर 9 को कंप्लीट माना जाएगा, 7 को कंप्लीट नहीं, 9 को कंप्लीट माना जाएगा, यहां पे 9 को, 7 को कंप्लीट नहीं माना जाएगा। तो दो बातें समझा दी मैंने, कि यहां से आपने चिट्ठी भेजी, सामने वाले पे पहुंच गई जिस दिन उसने उसी दिन पढ़ ली, तो बात ही खत्म, तो कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर उसी दिन कंप्लीट है। तो और नॉर्मली हम प्रिजम्पशन यही लेते हैं, अगर तुम्हारे पेपर में ऐसा कुछ ना बताया गया हो ना कि भाई बताओ कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर कब कंप्लीट है, उन्होंने ऐसा ना बताया हो, बाइफर्केशन ना की हो कि रीड करने की डेट ये है और पहुंचने की डेट ये है, तो आप मान लोगे कि जिस दिन पहुंची उसी दिन पढ़ ली। लेकिन अगर तुम्हारे को पेपर में वो अलग से बता रहे हैं कि रीड उसने इस तारीख को करी लेकिन पहुंची इस तारीख को थी, फिर कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर रीड वाले दिन का माना जाएगा, रिसीव वाले दिन का नहीं माना जाएगा। तो फिर 9 का मानेंगे, 7 का नहीं मानेंगे। कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर तो हो गया खत्म। अब नीचे बस इतना ही बता रहा है, एक्सेप्टेंस थोड़ा टेक्निकल है, कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर तो खत्म भी हो गया। तो एक कॉन्ट्रैक्ट में दो चीजें होती हैं, ऑफर और एक्सेप्टेंस, तो हमने ऑफर वाला कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर कंप्लीट हो गया हमारा, एक कैटेगरी खत्म हो गई हमारी कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर। ये सिंपल ही था। मेन थोड़ा सा एक्सेप्टेंस में कंफ्यूजन आती है, थोड़ी सी आती है बच्चों को, लेकिन वो भी नहीं आएगी आपको, ये मैं गारंटी दे रहा हूं। ये कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर खत्म हो गया। और नीचे एक लाइन लिखी हुई है क्या, मेयर डिलीवरी ऑफ द लेटर विल नॉट मेक द कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर बाय पोस्ट कंप्लीट। वो कहता है आपने यहां से चिट्ठी भेज दी ऑफर की, मेयर मींस ओनली, खाली डिलीवरी कर दिया, पहुंची नहीं पहुंची, तो उससे कम ऑफर कंप्लीट नहीं माना जाएगा आपका, क्योंकि आपको पता है, अभी आपने देखा ऑफर कब कंप्लीट माना जाता है, जब सामने वाले की जानकारी में बात आ जाए। अगर आपने यहां से चिट्ठी भेजी, वो किसी रीजन से पहुंची ही नहीं, तो ऑफर कैसे कंप्लीट होएगा, क्योंकि सामने वाले की जानकारी में बात तो आई ही नहीं। तो सामने वाले की जब जानकारी में बात आएगी तभी ऑफर कंप्लीट होगा। तो नीचे बस इतना बता रहे हैं, तो बात इंप्लाइड है कि खाली चिट्ठी भेज देने से आपकी, अच्छा अब ये पता है किसके सेंस में बात हो रही है, ऑर्डिनरी पोस्ट के हिसाब से बात हो रही है, क्योंकि अगर रजिस्टर्ड पोस्ट होगी, स्पीड पोस्ट होगी, तो चिट्ठी रास्ते में खोएगी ही नहीं। अगर वो ऐसा होगा तो रिटर्न हो जाएगी, वापस आ जाएगी, क्योंकि रजिस्टर्ड पोस्ट स्पीड पोस्ट में तो अगर बंदा नहीं मिला तो साइन होंगे नहीं, और साइन होंगे नहीं तो डाकिया वापस ले आएगा चिट्ठी को। लेकिन ऑर्डिनरी पोस्ट में वापस लेके आता ही नहीं है, वो तो नीचे गेट के डाल आता है, तो अगर इधर उधर खो गई तो फिर आपका कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर कंप्लीट नहीं माना जाएगा। तो आपका क्या, और रजिस्टर्ड पोस्ट और ऑर्डिनरी पोस्ट, रजिस्टर्ड पोस्ट और स्पीड पोस्ट में तो खोने का कोई चक्कर ही नहीं होता, क्योंकि उसमें साइन करवा के आते हैं, आप पहले से साइन करवा कर ही भेजते हो। अब नीचे आता है, तो कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर ये तो हो गया
ये वाली बात, ऑफर कंप्लीट कब होता है। अब आता है कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस। कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस वो कहता है कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट इन टू पार्ट्स। कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस दो तरीके से कंप्लीट होता है। कहता है पहला, द कम्युनिकेशन इज कंप्लीट अगेंस्ट द ऑफरर। इधर अगेंस्ट का मतलब है के लिए, अगेंस्ट का मतलब क्या है, के लिए। फॉर, इसको इधर अगेंस्ट का मतलब क्या है, फॉर, जिसको हम बोलते हैं हिंदी में फॉर, हिंदी में बोलते हैं के लिए, है ना, के लिए, या हिंदी में जो लिखते हैं लिए इधर लिखते हैं, या जो भी है। मेरी थोड़ी सी हिंदी में थोड़ा हार्ड टाइट है, तो जो भी है तो आप समझ गए ना। इसको अगर हिंदी में अपनी इंग्लिश लैंग्वेज में लिखें तो के लिए, ऐसे समझ लो। तो इधर अगेंस्ट का मतलब क्या है, के लिए। तो ऑफरर के लिए तो ऐसे पढ़ेंगे, द कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट अगेंस्ट द ऑफरर। आपका एक्सेप्टेंस ऑफरर के लिए कब कंप्लीट माना जाएगा, और नीचे कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट अगेंस्ट द ऑफरी, और ऑफरी के लिए कब कंप्लीट माना जाएगा। दो सेंस में पढ़ना है। जरा समझाते हैं, स्टेप बाय स्टेप समझेंगे तो वर्ड बाय वर्ड। तो मैं इस पर एक्सेप्टेंस और ऑफर को कंबाइन करके समझा रहा हूं, जरा देखते चलना, डेट्स में कंफ्यूजन नहीं रखेंगे, देखते चलना। जैसे मान लो ए ने बी को ऑफर दिया है कि वो अपनी कार सेल करना चाहता है एट ₹2 लाख। ए ने बी को ऑफर दिया है कि वो अपनी कार सेल करना चाहता है एट ₹2 लाख। तो ए हो गया ऑफरर, और बी हो गया ऑफरी। अब आगे डेट बाय डेट बढ़ेंगे। मान लो इसने 1/1/2020 को ऑफर भेजा था, और मान लो ये ऑफर 7/1/2020 को रिसीव हुआ है, और मैं ये रिसीव हुआ है यहां पे 7/1/2020 को, और मैं मान के चल रहा हूं, ताकि ज्यादा डेट्स ना डालूं, कंफ्यूज ना हो आप, तो मैं मान के चल रहा हूं सेम डे रीड भी कर लिया। तो सेम डे ही रीड भी कर लिया, सेम डे ही रीड भी कर लिया। तो मतलब आपको अगर सेम डे इसने ऑफर भेजा, 1 तारीख को 7 को पहुंचा, 7 को रिसीव करने का रीड भी कर लिया, तो मैं कह सकता हूं कि कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर आपका कंप्लीट हो गया 7 तारीख को। कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर कब कंप्लीट हो गया आपका, 7 तारीख को। ऑफर कंप्लीट हो गया 7 को। अब बात आती है कि सर इसकी तरफ से तो कंप्लीट हो गया, ऑफर तो आ गया, अब एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट मानी जाएगी। अब इसका रिप्लाई देगा ना, ये 7 तारीख को इस पे पहुंचा, ये बेचना चाहता है, अब ये खरीदना चाहता ही नहीं है, इसको रिप्लाई देगा उसको, किसको, ए को। तो अब जरा सुनते चलना। मान लो ये रिप्लाई दे रहा है 9 तारीख को, 9/1/2020 को ये रिप्लाई दे रहा है, ये रिप्लाई दे रहा है 9/1/2020 को। 7 को इसके पहुंची, 7 को इसने पढ़ ली, ये रिप्लाई दे रहा है, अपनी एक्सेप्टेंस दे रहा है। 9/1/2020 को क्या दे रहा है, अपनी एक्सेप्टेंस दे रहा है कि हां मैं तेरी कार खरीदने को तैयार हूं। तो अब बड़े ध्यान से सुनना, अब इधर दो बातें आएंगी। कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट अगेंस्ट द ऑफरर। ऑफरर के लिए कब कंप्लीट मानी जाएगी, ऑफरर के लिए इसके पॉइंट ऑफ व्यू से बात हो रही है कि इसने जो एक्सेप्टेंस दी वो इसके लिए कब कंप्लीट मानी जाएगी, मतलब इस पे हम मान लेंगे कि इसके लिए कंप्लीट है, इसको फॉलो करनी है। और फिर दूसरा पॉइंट है कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट अगेंस्ट द ऑफरी। ऑफरी कौन है, एक्सेप्टर, ये, इसके लिए कब कंप्लीट मानी जाएगी, दोनों के पॉइंट से, मतलब एक्सेप्टेंस दो पार्ट में है। ऑफरर के लिए एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट मानी जाएगी, और ऑफरी का दूसरा नाम क्या होता है, एक्सेप्टर। मैंने तुम्हें बताया था कि ऑफरी को एक्सेप्टर भी बोलते हैं, क्योंकि वो एक्सेप्ट कर लेता है तो एक्सेप्टर कहलाता है। तो एक्सेप्टेंस से दे रहा है, तो ऑफरी के लिए कब कंप्लीट मानी जाएगी, और ऑफरर के लिए। वो कहता है ऑफरर के लिए कंप्लीट तब मानी जाएगी जब ये चिट्ठी यहां से छोड़ेगा। अच्छा, इसने चिट्ठी कब डाली है, यहां से छोड़ी कब है, 9 तारीख को। छोड़ने का मतलब मेरे कहने की सेंस ये है कि इसने ड्रॉप बॉक्स में डाल दी। आपने देखा होगा ना, पोस्ट बॉक्स में डाल दी। आपके गली मोहल्ले में पहले तो, अब तो दिखते नहीं है, पहले जगह जगह पोस्ट बॉक्स बने होते थे और आप उसमें चिट्ठी डालो। रेड कलर के आपने देखे होंगे, ग्रीन कलर के देखे होंगे, पहले होते थे। आजकल तो लोग पोस्ट ऑफिस जाके दे आते हैं। तो वो कहता है इसके लिए कब कंप्लीट मानी जाएगी, ऑफरर के लिए, जब ये चिट्ठी यहां से भेजेगा। 9 तारीख को इसने भेजी। अच्छा, अब मैंने तो बात चिट्ठी लेके करी है, सपोज ये मेल के थ्रू रिप्लाई कर रहा हो। अगर आज की सब सिचुएशन ले लें तो अगर ये मेल के थ्रू रिप्लाई कर रहा होगा, तो एक बात बताओ, एक बार अगर मैंने मेल पे सेंड का बटन दबा दिया तो क्या मैं अपनी मेल को विड्रॉ कर सकता हूं, नहीं। और सेम अगर एक बार मैंने चिट्ठी पोस्ट बॉक्स में डाल दी तो क्या मैं उसको निकाल सकता हूं, नहीं। या एक बार मैंने चिट्ठी पोस्ट ऑफिस में सबमिट करा दी तो क्या मैं उससे वापस मांग सकता हूं, नहीं। तो 9 तारीख को इसने चिट्ठी भेजी, तो वो ये कह रहा है कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट अगेंस्ट द ऑफरर, दैट इज ऑफरर इज बाउंड बाय एक्सेप्टेंस, दैट इज ऑफर कैन नॉट बी विथड्रॉन। कहता है ऑफर इज बाउंड बाय एक्सेप्टेंस, दैट इज ऑफर कैन नॉट बी विथड्रॉन। आगे
दैट इज व्हेन लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस इज ड्यूली ड्रॉप्ड इन द पोस्ट बॉक्स सो दैट एक्सेप्टर कैन नॉट विड्रॉ द सेम। कह रहा है एक बार जब इस बंदे ने चिट्ठी डाल दी और ये इसको विड्रॉ नहीं कर सकता तो हम मान लेंगे ऑफरर के लिए तो उसी दिन कंप्लीट हो गई, भले यहां पे पहुंचे ना पहुंचे। ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, भले ही यहां पे पहुंचे या ना पहुंचे, इसने चिट्ठी छोड़ दी ना तो ये बाउंड है। अभी सब लॉजिकल सी बात अभी आगे करेंगे डिटेल में। तो मैं मान के चल रहा हूं कि सर जो 9/1/2020 है तो कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस जो है, कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस अगेंस्ट द ऑफरर, अगेंस्ट द ऑफरर, ऑफरर मतलब ये, इसके लिए कब कंप्लीट माना जाएगा, जब ये चिट्ठी सामने वाला वहां से छोड़ेगा। तो इसने कब छोड़ी है, 9 तारीख को। एक्सेप्टेंस दैट इज कम्युनिकेशन एक्सेप्टेंस कंप्लीट अगेंस्ट द ऑफरर, कंप्लीट अगेंस्ट द ऑफरर। तो इसने चिट्ठी कब छोड़ी है, 9 तारीख को छोड़ी है, यहां से 9 तारीख को इसने ड्रॉप बॉक्स में डाली है, तो इसके लिए तो तभी कंप्लीट हो गई। लेकिन इसके लिए कब कंप्लीट होगी, इसके लिए कब कंप्लीट होगी, कह रहा है जब चिट्ठी यहां पे पहुंचेगी। तो मान लो 9 से इसने चिट्ठी छोड़ी और यहां पे चिट्ठी पहुंची 14 तारीख को, 14/1/2020 को, तो इसके लिए कंप्लीट कब मानी जाएगी, 14/1/2020 को। तो कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कंप्लीट अगेंस्ट द ऑफरी, ऑफरी उसके हिसाब से अगेंस्ट द ऑफरी, मतलब एक्सेप्टर के लिए कब कंप्लीट मानी जाएगी, चिट्ठी यहां पे पहुंचेगी। और पहुंचने का मतलब नहीं है, अगर सपोज 14 को पहुंची और इसने रीड करी है 16 को, तो 16 को मानी जाएगी। ये चीज याद रखनी है, रीड अगर उसने 16 को करी है तो 16 को। मैंने तो ज्यादा डेट्स डाली नहीं कंफ्यूज करने के लिए, मैं तो मान के चल रहा 14 को पहुंची, 14 को ही पढ़ ली। लेकिन अगर 14 को पहुंची और रीड करी उसने 16 को, तो 16 को मानी जाएगी। तो मैं फटाफट समराइज करके खत्म करते हैं, अब जरा समझते हैं क्या हो रहा है, फटाफट इसको समझ जाते हैं। मैं फटाफट अब रिकॉल करा रहा हूं, ऊपर से सारा स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। पहले मैं बात कर रहा हूं कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर की, फिर हम बात करेंगे कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस की। कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर कब कंप्लीट माना जाता है, जब एक बंदे ने चिट्ठी यहां से भेजी और सामने वाले पे पहुंच गई, तब जनरली हम मान के चलते हैं। लेकिन अगर सामने वाले पे पहुंची जिस डेट को, उसने उस डेट नहीं पढ़ी, बाद में पढ़ी है, तो फिर जिस दिन पढ़ी है उस दिन को मानी जाएगी। जरा मान लो 1 तारीख को चिट्ठी भेजी, अभी हम ऑफर के हिसाब से चल रहे हैं, ऑफर की तो खाली एक ही चीज है, 1 को भेजी 7 को पहुंची, तो नॉर्मली हम मान के चलते हैं 7 को पहुंची, 7 को ही पढ़ ली, तो कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर सेम डे कंप्लीट हो गया 7 को। लेकिन सपोज 7 को पहुंची होती और 8 को पढ़ी होती, तो फिर कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर 8 को कंप्लीट माना जाता। लेकिन मैंने डेट्स ज्यादा कंफ्यूज ना हो जाए इसलिए मैंने 7 ही रख दिया। अब ऑफर तो हो गया कंप्लीट, अब बात आती है एक्सेप्टेंस की। तो एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट मानी जाएगी, तो सर इसके 2 पार्ट है, अगेंस्ट द ऑफरर, अगेंस्ट द ऑफरी। इसके लिए कब कंप्लीट मानी जाएगी और इसके लिए कब कंप्लीट मानी जाएगी। ऑफरर के लिए कंप्लीट कब मानी जाएगी, जब चिट्ठी वहां से छोड़ी जाएगी उसी दिन, जिस दिन उसने चिट्ठी छोड़ी हम मान लेंगे ऑफरर के लिए तो कंप्लीट हो गई, अगर वो इसको विड्रॉ नहीं कर सकता तो इसने 9 तारीख को चिट्ठी छोड़ी यहां से, तो यहां से चिट्ठी निकली 9 को, तो ऑफरर के लिए तो 9 को ही कंप्लीट हो गई, सेम डे कंप्लीट हो गई जब इसने चिट्ठी वहां से छोड़ी, भले ही इस पे पहुंचे ना पहुंचे। लेकिन ऑफरी के लिए, इसके लिए कंप्लीट कब होगी, जब चिट्ठी यहां पे पहुंचेगी, और ये कब पहुंची है, 14 तारीख को। तो अब जरा देख लो, तो हमने लिखा है 9 तारीख को कम्युनिकेशन एक्सेप्टेंस कंप्लीट अगेंस्ट द ऑफरर, इसके लिए कंप्लीट कब हुई है, 9 को जब उसने चिट्ठी वहां से सेंड करी। लेकिन इसके लिए कंप्लीट कब है, इसके लिए कंप्लीट कब है, 14 को, और इसके लिए कंप्लीट कब है, 9 को। ये बात समझ आती है। अब तुम लॉजिकली समझो, देखो बेसिकली मेरा मानना तो यह है कि दोनों के लिए जब कंप्लीट होगी तभी मजा आएगा। इधर से इसने चिट्ठी भेज दी और उधर नहीं पहुंची, तो लॉ कहता है ऑफरर तो बाउंड है, क्योंकि ऑफरर के लिए तो हम कब कंप्लीट मान लेते हैं, जब उसने भेज दी एक्सेप्टेंस। अब भेज दी, सपोज इस पे पहुंची नहीं, तो लॉ कहता है ऑफरर बाउंड है, ऑफरर को एक्सेप्टेंस माननी पड़ेगी। अबे मानेगा तो तब जब पड़ेगा, तो मेरे को बड़ा इलॉजिकल लगता है इनका, लॉ का ही लॉ मेकर है, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। लेकिन अगर सपोज ये बाय चांस पहुंच भी जाती है, तो पहुंच भी जाती है तो उससे फायदा क्या होगा, इसके लिए कंप्लीट कब हो गई 9 को, और इसके लिए कंप्लीट कब हुई है, जब इसने चिट्ठी यहां पे रिसीव हुई है। तो क्या हो गया, दोनों की बात कंप्लीट हो गई, ऑफरर के लिए भी एक्सेप्टेंस कंप्लीट हो गई 9 को, और ऑफरी के लिए कब कंप्लीट हो गई, 14 को। अब दोनों की नजरों में बात आ चुकी है कि हाँ भी उस पर एक्सेप्टेंस पहुंच चुकी है, तो अभी मजा आएगा। तो ले देके फटाफट बात खत्म करें। तो अब कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर और कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट माना जाता है, फटाफट खत्म करें। ऑफर कब कंप्लीट माना जाएगा, उसका एक ही पार्ट है, जब हमने चिट्ठी भेजी पहुंच गई, बात खत्म। तो अगर पहुंचने के 1 को भेजी 7 को पहुंची, 7 को कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर कंप्लीट। अगर वो 8 को पढ़ता है तो फिर 8 को कंप्लीट मानी जाएगी, अदरवाइज हम प्रिजम्पशन ले लेते हैं कि 7 को ही कंप्लीट हो गई। अब बात आती है एक्सेप्टेंस की, तो उसके 2 पार्ट हैं, अगेंस्ट द ऑफरर, अगेंस्ट द ऑफरी। तो अगेंस्ट द ऑफरर इसके लिए कंप्लीट कब होगी, जब ये चिट्ठी यहां से भेजेगा, तो 9 को इसने भेजी,
तो ये तभी कंप्लीट हो गई। लेकिन इसके लिए कंप्लीट कब होगी, जब चिट्ठी यहां पे रिसीव होगी 14 को। तो ये बाउंड कब होगा, एक्सेप्टर कब बाउंड होगा 14 को, लेकिन ऑफरर कब बाउंड होगा, जब चिट्ठी इसने भेज दी, भले ही यहां पे पहुंचे या ना पहुंचे। अब रिसीड रीड करते देखो, कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट अगेंस्ट द ऑफरर, कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट अगेंस्ट द ऑफरर, दैट इज ऑफरर इज बाउंड बाय एक्सेप्टेंस, दैट इज ऑफर कैन नॉट बी विड्रॉन। ऑफरर बाउंड है, ऑफरर बाउंड है, ऑफरर बाउंड हो जाएगा, ऑफर के नॉट, अब ऑफरर अपने ऑफर को विड्रॉ नहीं कर सकता। कब, जरा देखना, व्हेन एक्सेप्टेंस इज पुट इन कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन, जब एक्सेप्टेंस यहां से छोड़ दी गई, कब छोड़ी है, 9 तारीख को, इन कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन, आगे, सो एज टू बी आउट ऑफ द पावर ऑफ द ऑफरी, ऑफरी को नहीं है बी, तो इसकी पावर से बाहर हो गई। जब एक बार मैंने तुम्हें बताया, जब मैंने एक बार चिट्ठी ड्रॉप बॉक्स में डाल दी तो क्या मैं उसको वापस निकाल सकता हूं, नहीं। एक बार मैंने चिट्ठी पोस्ट ऑफिस में सबमिट करा दी, क्या मैं वापस ले सकता हूं, नहीं। क्या एक बार मैंने मेल पे सेंड का बटन दबा दिया तो क्या मैं वापस ले सकता हूं, नहीं। तो एक बार हमने कमिटमेंट कर दी तो मैं उसके बाद भी नहीं सुनता है, वो वाली बात मैं नहीं बोलने वाला। तो मैं ये बोल रहा हूं यहाँ पे कि अगर एक बार हमने चिट्ठी यहां से सबमिट, मतलब ऐसे छोड़ दिया, पोस्ट वगैरह ऑफिस में डाल दिए, पोस्ट बॉक्स में डाल दिए, तो ऑफरी की पावर से वो बाहर हो गई, ऑफरी की पावर से वो क्या हो गई, बाहर। अब ऑफरी इसको विड्रॉ नहीं कर सकता। एक बार उसने 9 तारीख को डाल दी तो हम मान लेंगे ऑफर के लिए कंप्लीट हो गई, क्योंकि अब इसको ऑफरी विड्रॉ नहीं कर सकता। देख लो वही कह रहे हैं, देखो, दैट इज व्हेन लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस इज ड्यूली ड्रॉप्ड इन द पोस्ट बुक सो दैट एक्सेप्टर कैन नॉट विड्रॉ द सेम। जब इसने 9 तारीख को डाला तो इसको एक्सेप्टर विड्रॉ तो कर नहीं सकता, तो हम मान लेंगे 9 तारीख को ही क्या हो गया, ऑफरर के लिए कम्युनिकेशन कंप्लीट हो गई। इसलिए मैंने क्रॉस बनाया है। ये क्रॉस क्यों बनाया, इसके लिए कंप्लीट हो रही है 9 को जब भेजी जाएगी, और इसके लिए कंप्लीट कब होगी, इसके लिए सर जब यहां पे पहुंचेगी 14 तारीख को, जैसे पहुंची। अब आता है कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट अगेंस्ट द ऑफरी, ऑफरी मतलब अभी इसके लिए कंप्लीट कब मानी जाएगी, तुम्हें पता है जब ये 14 को यहां पे पहुंची है। तो देखो, व्हेन एक्सेप्टेंस कम्स टू द नॉलेज ऑफ द ऑफरर, जब नॉलेज ऑफ द ऑफरर, जब इसकी जानकारी में बात आएगी, और ऑफरर की जानकारी में बात कब आई है, 14 को। हालांकि मैं प्रिजम्पशन लेके चल रहा हूं 14 को, लेकिन मैंने तुम्हें बता दिया कि अगर 14 को आने के बाद वो रीड कर रहा है 16 को, तो फिर अगेंस्ट द ऑफरर, अगेंस्ट द ऑफरी एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट मानी जाएगी, 16 को मानी जाएगी, 14 को नहीं मानी जाएगी। लेकिन अगर सपोज 14 को पहुंची, 14 को ही पढ़ ली, तो अगेंस्ट द ऑफरी कब मानी जाएगी, 14 को। थोड़ा सा उल्टा है ना, इसलिए कंफ्यूजन होती है। इसके लिए कंप्लीट कब मानी जाती है, ऑफरर के लिए जब ये भेजता है, और इसके लिए कंप्लीट कब मानी जाती है, ऑफरी के लिए जब ये चिट्ठी यहां पे पहुंचती है। इसलिए एरो ये बना दिया, ये यूं बना दिया। आगे अब एग्जांपल देखो, सेम एग्जांपल चल रहा है, देखते चलना। ए एक प्रपोजर है, देखो, एंड बी एक एक्सेप्टर है। तो ए प्रपोजर मींस ऑफरर, प्रपोजर मींस दैट इज ऑफरर, एंड बी कौन है, एक्सेप्टर। देखो, इफ बी एक्सेप्ट ए's प्रपोजल एंड सेंड हिज एक्सेप्टेंस बाय पोस्ट ऑन 14 मार्च, देखो ध्यान से सुनना, ए एक ऑफरर है, बी एक एक्सेप्टर है, और ए ऑफर इधर से गया, ऑफर बी के पास गया, बी ऑफरी है। इफ बी एक्सेप्ट ए's प्रपोजल सेंड एक्सेप्टेंस बाय 14 मार्च, इस वो कहता है बी ने एक्सेप्ट कर ली, ये इसको ऐसे बनाकर चल रहे हैं। इसमें क्योंकि ऑफर की बात नहीं कर रहा, खाली एक्सेप्टेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा है, तो मैं इसको ऐसे बना देता हूं, सेम सेम चलते हैं। ए ऑफरर, बी ऑफरी है या एक्सेप्टर कह लो, एक ही बात है। मैं पहले तो वही मान के चल रहा हूं, 1 तारीख को चिट्ठी भेजी, 19/2020 ले लो, ऑफर दिया, और बी के पास ये रिसीव हुआ है, मान लो वही 7/1/2020 को, और मैं मान के चलो सेम डे पढ़ लिया, तो कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर कंप्लीट हो गया कब, 7 तारीख को, कंप्लीट हो गया 7 को ही। अब बात आती है इसकी एक्सेप्टेंस देने की, तो अब यहां से बात स्टार्ट हो रही है। कह रहा है अगर ए ने प्रपोजल को, इफ बी एक्सेप्ट ए's प्रपोजल, अगर बी उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट कर रहा है, और एंड सेंड हिज एक्सेप्टेंस बाय पोस्ट ऑन 14 मार्च, और ये अभी यहां से रिप्लाई कब भेज रहा है, 14 मार्च को, मान के चल रहे हैं 14/3/2020 को ही रिप्लाई भेज रहा है। तो कहता है 14 मार्च को, आगे, द कम्युनिकेशन एक्सेप्टेंस, अच्छा इसने रिप्लाई भेजा तो ए के लिए तो उसी दिन कंप्लीट हो जाएगा जिस दिन वो चिट्ठी वहां से भेजेगा, तो वही बता रहा है, जरा देखो। तो कहता है द कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस एज अगेंस्ट ए को नहीं है, इसके लिए कंप्लीट कब हो जाएगी, ऑन 14 मार्च। अब नीचे देखो बता रहा है ऑन 14 मार्च, दैट इज व्हेन लेटर इज पोस्टेड, जब पोस्ट करोगे तो इसके लिए तो कंप्लीट हो गई, तो इसके लिए तो ये कंप्लीट हो गई कब, 14 मार्च को ही कंप्लीट हो गई ऑफरर के लिए एक्सेप्टेंस। तो कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस
अगेंस्ट द ऑफरर। कंप्लीट हो गई 14 मार्च को। आगे एज अगेंस्ट बी, लेकिन बी के लिए कब कंप्लीट होगी? बी के लिए कब कंप्लीट होगी? एज सून एज व्हेन द लेटर रीचेज ए, जब लेटर ए के पास पहुंचेगा। तो मान लो ये 14 वाला लेटर 20 को पहुंचा, तो 20/3/2020 को पहुंचा, तो बी के लिए कंप्लीट कब होगी? ये 20 तारीख को। वही वाली बात हो गई ना। तो ए के लिए कंप्लीट, ऑफरर के लिए कब कंप्लीट होती है? चिट्ठी छोड़ दी जाती है। और ऑफरी के लिए कब कंप्लीट होती है? जब चिट्ठी वहां से पहुंचती है, जब चिट्ठी वहां पे पहुंचती है। ऑफरी के लिए तब कंप्लीट होती है। जरा नीचे देख लो। अब तो ये समझ आई गया तुम्हारे को, ज्यादा डिटेल में क्या जाना, बहुत डिटेल में समझा दिया। अब आगे देखो, तो कहता है हेयर द प्रपोजर विल बी बाउंड, यही चीज कह रहा है। प्रपोजर कौन है? ए। कह रहा है विल बी बाउंड बाय बीज एक्सेप्टेंस इवन इफ द लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस इज लॉस्ट इन ट्रांजिट और डिलेड इन ट्रांजिट। कह रहा है प्रपोजर तो बाउंड है, ए तो बाउंड है, भले ही लेटर रास्ते में खो जाए, भले ही लेटर रास्ते में खो भी जाए। जिस दिन इसने चिट्ठी छोड़ी 14 को, ए बाउंड है। लेकिन बी कब बाउंड होगा? जब चिट्ठी यहां पे पहुंचेगी ए के पास। तो अब देखो आगे, द गोल्डन रूल इज प्रपोजर बिकम्स बाउंड बाय द कॉन्ट्रैक्ट द मोमेंट एक्सेप्टर हैज पोस्टेड द लेटर। कह रहा है गोल्डन रूल ये है, प्रपोजर मतलब ऑफरर तो उसी टाइम बाउंड हो जाता है जब एक्सेप्टर वहां से लेटर भेजता है, पोस्ट करता है। लेकिन कहता है बट इट इज नेसेसरी दैट द लेटर इज करेक्टली एड्रेस, एडिक्वेटली स्टैम्प एंड ड्यूली पोस्टेड। ये बात समझ आती है ना। मगर कह रहा है ये जरूरी है कि आपने प्रॉपर एड्रेस मेंशन करा, उसके ऊपर एडिक्वेटली स्टैम्प मींस आपको पता होगा चिट्ठी के ऊपर स्टैंप लगती है, 2 रुपए वाली, 5 रुपए वाली, जो स्टेट में जाने के लिए जितनी भी स्टैंप लग रही थी आपने प्रॉपर स्टैंप लगाई है और ढंग से उसे पोस्ट करा है। तो अगर आपने सारी कंडीशन पूरी करी है तो कहता है इन सच एन इवेंट द लेटर ऑफ लॉस्ट इन ट्रांजिट, रॉन्ग डिलीवरी, नॉन डिलीवरी विल नॉट अफेक्ट द वैलिडिटी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। कह रहा है अगर आपने 3 कंडीशन पूरी करी है, एड्रेस प्रॉपर डाला है, स्टैंप ड्यूटी प्रॉपर पे करी है, ढंग से उसको डाला है, तो कहता है उसके बाद भी अगर नहीं पहुंचा तो हमें कोई मतलब नहीं है। कहता है अगर उसके बाद भी ए पे नहीं पहुंचा तो हमें कोई मतलब नहीं है, ए तो तभी से बाउंड हो जाएगा जब चिट्ठी यहां से भेजी जाएगी। मगर मेरे को लॉजिकली एक बात नहीं समझ आई कि ये बाउंड होगा कैसे प्रैक्टिकली। अगर मैं सोचूं उस टाइम के हिसाब से, आज के टाइम में तो कॉल कर दी जाती है, पहले जब कॉल नहीं होती तो मेरे को लॉजिकली समझ नहीं आई इस टाइम लॉ बनाया लॉ मेकर्स ने कि वो बाउंड कैसे होगा। जब चिट्ठी तुम्हारी पहुंची नहीं तो उसको सपने आ रहे हैं कि सामने वाले ने रिप्लाई दिया नहीं दिया, और फोन होता नहीं है कि सामने वाला फोन करके बता दे। तो ठीक है, ये पहले के हिसाब से तुम्हें तो पेपर में ये लिख के आना, तो मैं कुछ कर नहीं सकता, पेपर में ऐसे लिख के आओगे। तो कहता है बेसिकली नॉर्मली दोनों बाउंड मेरे हिसाब से, कॉमन सेंस से लॉजिकली तो बाउंड सिर्फ कब होंगे? दोनों जब इधर से पहुंची जाएगी तो इधर से निकलेगी तो ऑफरर बाउंड, और इधर से जब पहुंच जाएगी तो ऑफरी बाउंड। दो पहुंचनी जरूरी है, पहुंचेगी तभी दोनों बाउंड होंगे, वरना एक बाउंड हो रहा है दूसरा नहीं हो रहा तो बेकार है, कॉन्ट्रैक्ट तो बेकार ही रह गया। नीचे क्या बोलता है? हाउ एवर फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ द एक्सेप्टर, देखो कहता है फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ एक्सेप्टर, एक्सेप्टर कौन है? बी। बी कब बाउंड होगा? ही विल बी बाउंड बाय हिज एक्सेप्टेंस ओनली व्हेन द लेटर रीच टू द प्रपोजर। बी तो सिर्फ तब बाउंड होगा जब चिट्ठी पहुंचेगी, 20 तारीख को पहुंची तो 20 को बाउंड होगा। तो कहता है सो इट इज क्रूशियल इन दिस केस द लेटर रीचेस द प्रपोजर। तो कह रहा है क्रूशियल ये है कि लेटर पहुंचना तो चाहिए, क्योंकि ऐसा ना हो कि लेटर यहां नहीं पहुंचा, तो अगर लेटर यहां नहीं पहुंचेगा तो ये तो बाउंड होगा नहीं, लेकिन वहां से तो निकल चुका है तो ये तो बाउंड हो जाएगा। तो ऐसा ना हो एक बाउंड हो जाए और दूसरा बाउंड ना हो, एक को फॉलो करना पड़े दूसरे को ना, दोनों को ही फॉलो करना चाहिए। तो कहता है सो इट इज क्रूशियल इन दिस केस दैट द लेटर रीचेस द प्रपोजर इफ देयर इज नो डिलीवरी ऑफ लेटर। अगर लेटर नहीं पहुंचा, the acceptance could be treated as having completed from the viewpoint of the proposer but not from the viewpoint of the acceptor। आ गई ना बात? कहता अगर चिट्ठी नहीं पहुंची तो ऑफरर के पॉइंट ऑफ व्यू से कंप्लीट हो जाएगी एक्सेप्टेंस, क्यों? क्योंकि वहां से निकल तो चुकी है, लेकिन एक्सेप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से कंप्लीट नहीं होगी, क्यों? क्योंकि यहां पे पहुंची नहीं, क्योंकि यहां पे पहुंची नहीं। सो ऑफ कोर्स दिस विल गिव राइज टू एन ऑकवर्ड सिचुएशन of only one party to the contract being treated as bound by the contract, though no one would be sure as to where the letter of acceptance had gone। तो कहता है ये बड़ी ऑकवर्ड सिचुएशन हो जाएगी कि एक पार्टी बाउंड है दूसरी बाउंड नहीं है, और दोनों में से किसी को भी नहीं पता आखिर चिट्ठी गई कहां, आखिर चिट्ठी गई कहां। तो इसलिए मैंने इसको बोल्ड करा। तो प्रैक्टिकली ये चीज फॉलो ही नहीं होगी लॉजिकली, अगर एक के पास पहुंची नहीं चिट्ठी तो कोई भी उसको फॉलो नहीं करेगा। तो लॉजिकली प्रैक्टिकल लाइफ में तो यही होगा कि जब इधर से चिट्ठी पहुंची तो आप पे पहुंचनी जरूरी है, आप पे पहुंचनी जरूरी है, तो तभी दोनों बाउंड होंगे वरना नहीं होंगे। तो अब आपको बात समझ आ गई, मेरे को बताने की जरूरत नहीं है। अब फटाफट इसको देख लो। अब ऑफर और एक्सेप्टेंस को लास्ट टाइम समाप्त कर रहा हूं, बस इसके बाद ये वाला टॉपिक खत्म हो जाएगा, फिर रेवोकेशन की बात होगी, आगे देखते हैं। एक को चिट्ठी भेजी ऑफर देने वाली, 7 को पहुंची ऑफरी के पास, तो कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर कब कंप्लीट हो गया? 7 को। लेकिन अगर ए बी पढ़ेगा 7 की जगह 8 को तो 8 को कंप्लीट माना जाएगा, रीड करेगा अलग, लेकिन प्रिजम्पशन ले रहे 7 को। अब बात आती है रिप्लाई देने की। तो अगर 7 तारीख का रिप्लाई वो 14 मार्च को कर रहा है तो ऑफरर बाउंड कब हो जाएगा एक्सेप्टेंस के लिए? उसने 14 मार्च को रिप्लाई भेजा 14 तारीख को ही, जब उसने चिट्ठी वहां से पोस्ट करी।
लेकिन एक्सेप्टर कब बाउंड होगा, जब चिट्ठी यहां पे पहुंचेगी 20 को, और खाली पहुंचने पे बात खत्म नहीं हो रही, अगर 20 को पहुंचने के बाद वो 22 को पढ़ रहा है तो फिर 22 को कंप्लीट मानी जाएगी, 20 को नहीं। तो ये टॉपिक हमारा खत्म हो गया। अब हम आगे आएंगे रेवोकेशन पे, लेकिन ये कम्युनिकेशन वाला टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट था, रेवोकेशन वाला तो अब हो ही जाएगा, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट था। तो अब ये समझ आ गया, तो रेवोकेशन तो इसी का बच्चा है, वो अब समझ आ जाएगा, देखते हैं। तो गाइस अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक कर रहे हैं रेवोकेशन, और रेवोकेशन का मतलब क्या होता है, कैंसलेशन। रेवोकेशन मींस कैंसलेशन। ये क्या चीज है, आपने ऑफर दे दिया और आप अपने ऑफर को रिवोक करना चाहते हो, मतलब कैंसिल करना चाहते हो। सपोज आपने पहले ऑफर दे दिया, आप ये चीज बेचना चाहते हो, सामने वाले को ऑफर रिसीव भी हो गया, लेकिन अब आप अपने ऑफर को कैंसिल करना चाहते हो, तो कब कर सकते हो उसके बारे में बात कर रहा है। सेम, आपने ऑफर दे दिया, सामने वाले ने एक्सेप्टेंस दे दी, लेकिन वो एक्सेप्टेंस अभी उसने दे तो दी, लेकिन अब वो उसे कैंसिल करना चाहता है, तो वो कब कैंसिल कर सकता है, इन दोनों चीजों के बारे में पढ़ेंगे। तो अब यही देखना है कि ऑफर कब रिवोक हो सकता है और एक्सेप्टेंस कब रिवोक हो सकती है। तो अब जरा देखो, तो रेवोकेशन का मतलब क्या है, रेवोकेशन मींस कैंसलेशन। लॉ कहता है ऑफर भी रिवोक हो सकता है और एक्सेप्टेंस भी रिवोक हो सकती है, दोनों ही रिवोक हो सकते हैं, लेकिन कब करोगे वो टाइम पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट है। सारा खेल किस पे है, टाइम पीरियड पे, कि कितने टाइम में रिवोक करना है, सारा पंगा यहां पे है। तो कब रिवोक होगा, कैसे रिवोक होगा, अब जरा स्टार्ट कर रहे हैं, जरा देखो। रेवोकेशन मींस टेकिंग बैक, टेकिंग बैक मींस अपने ऑफर को वापस लेना, मतलब कैंसिल करना। बोथ एन ऑफर एज वेल एज एक्सेप्टेंस में भी रिवोक, ऑफर भी रिवोक हो सकता है और एक्सेप्टेंस भी रिवोक हो सकती है। अब पहला पढ़ने जा रहे हैं रेवोकेशन ऑफ ऑफर। देखो, अ प्रपोजल में बी रिवोक एनी टाइम बिफोर इट्स एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट अगेंस्ट द प्रपोजर। अब जरा लाइन को शब्दों को बड़ा समझना है। प्रपोजल मींस ऑफर कब रिवोक हो सकता है, जब कब हो सकता है, बिफोर इट्स एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट अगेंस्ट द प्रपोजर। ऑफरर के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सेप्टेंस कंप्लीट होने से पहले पहले, ऑफरर के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सेप्टेंस कंप्लीट होने से पहले पहले। अगर याद हो तो एक्सेप्टेंस के दो पार्ट थे, अभी हमने पढ़े। एक था एक्सेप्टेंस का पहला पार्ट था द कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कंप्लीट इन टू पार्ट्स, पहला अगेंस्ट द ऑफरर, दूसरा अगेंस्ट द ऑफरी। अगेंस्ट द ऑफरर कब होता था, जब हम चिट्ठी वहां से छोड़ते थे। अगेंस्ट द ऑफरी कब होता था, जब चिट्ठी वहां पे पहुंचती थी एक्सेप्टेंस की। तो ये कह रहा है ऑफर कब रिवोक हो सकता है, वहां पे चिट्ठी छोड़ने से पहले पहले। उसमें लिखा ना अगेंस्ट द ऑफरर वाला कंप्लीट होने से पहले पहले, जरा आप समझो। तो नीचे आते हैं, क्या लाइन लिखी है, प्रपोजल में बी रिवोक, प्रपोजल मींस ऑफर में बी रिवोक एनी टाइम बिफोर इट्स एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट अगेंस्ट द प्रपोजर बट नॉट आफ्टरवर्ड्स। मतलब सामने वाला जब ऑफरर के लिए एक्सेप्टेंस देगा, उसके एक्सेप्टेंस देने से पहले पहले। इसका मतलब क्या है, जरा समझो। याद है तो अभी हमने एक एग्जांपल समझा, बिल्कुल सेम वही रख के चल रहा हूं ताकि ज्यादा क्लियरिटी रहे। ए ऑफरर है, बी ऑफरी है। ए ने ऑफर दिया बी को, ए ने ऑफर दिया बी को किस चीज के रिगार्डिंग, कि वो अपनी कार बेचना चाहता है उसको एट ₹2 लाख। ठीक, 2 लाख की वो कार बेचना चाहता है। मान लो इसने 1 तारीख को चिट्ठी भेजी, 1/1/2020 को। मान लो ये चिट्ठी यहां पे पहुंची है 7/1/2020 को चिट्ठी रिसीव हुई है। अब ये जो रिसीव हुई, और मान लेते हैं हम सेम डे इसने पढ़ ली, तो सेम डे इसने पढ़ ली, तो इसका मतलब मैं कह सकता हूं कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर यहीं कंप्लीट हो गया। कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर कंप्लीट तो हो गया, मतलब बी ने पढ़ तो लिया, क्योंकि कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर कब कंप्लीट माना जाता है, व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द पर्सन टू हुम इट इज मेड। जिसको ऑफर दिया गया अगर उसकी जानकारी में बात आ जाएगी तो कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर कंप्लीट हो जाएगा। और वो 7 तारीख को जानकारी में बात आई, सेम डे उसने पढ़ा, 7 को कंप्लीट हो गया। अब ये बी भाई साहब एक्सेप्टेंस देंगे इसकी। मान लो बी भाई साहब इसकी कार जो ये बेचना चाहते थे ये खरीदने को तैयार हैं, और मान लो बी भाई साहब 9 तारीख को यहां से चिट्ठी भेजने वाले हैं 10 बजे। 9/1/2020 को ये वहां से सुबह चिट्ठी भेजने वाले हैं 10 AM पे, वहां से चिट्ठी डालने वाले हैं 10 बजे, कब, 9 तारीख को।
तो अगर ए अपने ऑफर को रिवोक करना चाहता है, अगर ए अपने इस ऑफर को रिवोक करना चाहता है तो इसको रिवोक करना पड़ेगा बी की चिट्ठी भेजने से पहले पहले, 9 तारीख से पहले पहले, 9 तारीख के 10 बजे से पहले पहले। रीजन समझ आता होगा क्यों? रीजन समझ आ गया होगा क्यों? क्योंकि सर अगर इसने यहां से चिट्ठी भेज दी, 9 तारीख को भेज दी, भले ही अभी यहां पे नहीं पहुंची है के पास, स्टिल वो एक्सेप्टेंस कंप्लीट मान ली जाती है ऑफरर के पॉइंट ऑफ व्यू से। याद होगा, क्योंकि जिसने डिस्पैच करी तो ऑफरर के पॉइंट ऑफ व्यू से तो उसी दिन कंप्लीट हो जाती है, लेकिन एक्सेप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से कंप्लीट कब होती है? जब यहां पे पहुंचेगी। तो अगर इसने 9 तारीख को यहां से डिस्पैच कर दी चिट्ठी तो इसके पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सेप्टेंस कंप्लीट ही हो जाएगी। और ऑफर एक्सेप्टेंस तो एग्रीमेंट होता है, और एग्रीमेंट को अगर बाद में तोड़ोगे तो फिर आपको पता है वो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है। फिर वो क्या है? ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। और तुम मेरे से ऊपर पढ़ भी चुके थे, जब आपने मेरे से एसेंशियल्स ऑफ ऑफर पढ़ा था, तो आप ऑफर के अंदर आपने देखा था कि आप ऑफर को कभी भी रिवोक कर सकते हो, मगर एक्सेप्टेंस देने से पहले पहले। मैंने बताया भी था कि एक्सेप्टेंस देने से पहले पहले रिवोक करोगे, अगर एक्सेप्टेंस के बाद रिवोक करोगे तो फिर वो ऑफर एक्सेप्टेंस एग्रीमेंट हो जाता है और फिर एनफोर्सेबिलिटी के साथ कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। तो अगर एक्सेप्टेंस देने के बाद तोड़ोगे ऑफर को तो फिर वो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, और फिर आपको डैमेजेस भरने पड़ेंगे, नुकसान होगा आपका बहुत। वो अलग चीज है, वो भी आगे जाके पढ़ोगे। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करते हो तो क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ते हो तो क्या होता है। तो ले दे के आपको ऑफर कब रिवोक करना होता है? एक्सेप्टेंस देने से पहले पहले। तो इसका मतलब अगर ए अपने ऑफर को रिवोक करना चाहता है तो वो 9 तारीख के 10 बजे से पहले पहले रिवोक कर सकता है। क्यों? क्योंकि इसने एक लाइन लिखी है कि आप अपना ऑफर कब रिवोक कर सकते हो? बिफोर इट्स एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट अगेंस्ट द प्रपोजर। और प्रपोजर मींस ऑफरर, और ऑफरर के लिए एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट होती है? जब यहां से चिट्ठी छूटती है। तो 9 तारीख से पहले पहले आप रिवोक कर सकते हो। जरा आप देख लो, अब रीड कर लो, बट नॉट आफ्टरवर्ड्स। अब रीड करो, समझ आ जाएगा। एग्जांपल डाला हुआ हमने, देखो जरा। ए बाय अ लेटर सेंट बाय पोस्ट, मिलता जुलता एग्जांपल है। ए ने एक चिट्ठी डाल के भेजी 1 तारीख को, प्रपोजेस टू सेल हिज हाउस टू बी। ए ने एक ऑफर दिया किसको? बी को, कि वो अपना घर बेचना चाहता है। कब उसने चिट्ठी भेजी है? 1 को। द प्रपोजल लेटर इज रिसीव्ड बाय बी ऑन 4/1/2016, और बी के पास वो चिट्ठी 4 तारीख को रिसीव हो गई है। तो मैं कह सकता हूं कि 4 को अगर बी के पास वो चिट्ठी रिसीव हुई है तो कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर कंप्लीट हो गया 4 को। हम प्रिजम्पशन ले रहे हैं कि बी ने 4 को ही पढ़ लिया होगा, क्योंकि यहां पे ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हमने एग्जांपल में। आगे, बी एक्सेप्ट द प्रपोजल बाय अ लेटर सेंट बाय पोस्ट ऑन 5/1/2016 एट 9 AM। अब बी अपनी एक्सेप्टेंस देने को जा रहा है कब? 5 तारीख को, अगले दिन सुबह 9 बजे। तो इसका मतलब अगर वो सुबह 9 बजे एक्सेप्टेंस देने जा रहा है, तो अगर ए चाहे और अगर अपने वो ऑफर को रिवोक करना चाहता है, कैंसिल करना चाहता है, तो वो 9 बजे से पहले पहले रिवोक कर ले, उसके बाद नहीं कर सकता। तो देखो आ गया, ए में रिवोक हिज प्रपोजल एट एनी टाइम बिफोर और एट द मोमेंट व्हेन बी पोस्ट हिज लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस। मतलब ए कभी भी उसके चिट्ठी भेजने से पहले, चिट्ठी भेजते टाइम तक अगर ए की रिवोकेशन का लेटर वहां पे पहुंच जाता है तो अपनी रिवोक कर सकता है, बट नॉट आफ्टरवर्ड, दैट इज नॉट ऑन 5/1/2016। उसके बाद 5/1/2016 के बाद वो रिवोक नहीं कर सकता, उसको 5/1/2016 में 9 बजे से पहले पहले रिवोक करनी पड़ेगी, या जिस टाइम पे वो भेज रहा था उस टाइम पे रिवोक करनी पड़ेगी। अब 5/1/2016 में 9 बजे के बाद रिवोक नहीं कर सकते अपने ऑफर को। तो ये देखो, ये वाली बात हो गई यहाँ पे कि अगर ए को रिवोक करना है तो हमारे एग्जांपल में 9 तारीख है, तो 9 तारीख को 10 बजे चिट्ठी भेजने वाला है यहां से, तो 10 बजे से पहले पहले आपको रिवोक करनी है। अब आप कैसे करोगे, आप पे डिपेंड करता है। देखो, क्योंकि नॉर्मल अगर आपने चिट्ठी 1 तारीख को भेजी है तो 7 को पहुंच रही है, तो आप या तो फिर स्पीड पोस्ट भेजो ताकि वो जल्दी पहुंच जाए आपकी रिवोक वाली इसके भेजने से पहले, या फिर आप आज के टाइम पे तो कॉल कर सकते हो, मेल कर सकते हो, वरना पहले तो यही होता होगा कि अगर बंदे ने एक चिट्ठी भेजी तो स्पीड पोस्ट भेजे। मगर मैं तो सोचता हूँ 1872 के हिसाब से जब स्पीड पोस्ट भी नहीं थी तब क्या होता होगा, तो तब तो इसको रिवोक करना बड़ा मुश्किल होता होगा। तो एक बार भेज दी, अगली चिट्ठी, हाँ ऐसा हो सकता है कि एक चिट्ठी निकाल दी, सेम डे दिमाग में आ रहा है कि नहीं भाई नहीं कैंसिल कर देते, दूसरी चिट्ठी भी सेम डे भेज दी तो आपका चल जाएगा। लेकिन आप दूसरी चिट्ठी 3 दिन बाद भेज रहे हो, तो तब तक जब तक वो एक्सेप्टेंस छोड़ेगा वहां से उसके बाद आपकी चिट्ठी पहुंचेगी। पहले जमाने में तो ऐसा होता था, लेकिन प्रैक्टिकली आज तो बहुत सारे साधन है आपके पास। आपने चिट्ठी भेजी, आपको अपना ऑफर रिवोक करना, फोन कर सकते हो उसके एक्सेप्टेंस देने से पहले पहले, भाई अपनी एक्सेप्टेंस मत दियो, मैं तेरे को नहीं भेजना चाहता। अब आप स्पीड पोस्ट करा सकते हो, अब तो बहुत कुछ करा सकते हो, मेल डाल सकते हो। अब तो जमाना बदल गया, इसलिए मैं बोल रहा था कि आज के टाइम पे इन चीजों की ज्यादा वैल्यू है नहीं, रेलेवेंस है नहीं। अच्छा, और नीचे तो बस यही बता रहा है, इट मे बी नोटेड दैट द प्रपोजल कैन बी रिवोक्ड बाय द प्रपोजर और इज ड्यूली ऑथराइज्ड एजेंट। प्रपोजर मींस ऑफरर चाहे तो अपना ऑफर खुद रिवोक कर सकता है, चाहे तो अपने एजेंट को बोल सकता है कि मेरा ऑफर रिवोक करवा दे। सपोज मैं दिल्ली में हूं और मेरा कोई कॉन्ट्रैक्ट मुंबई में हुआ है, तो मैं मुंबई खुद ना रिवोक करने आके अपने एजेंट को बोल सकता हूं, वहां पे जाके उस पार्टी को बोल दे मैं अपना ऑफर कैंसिल करना है, तो मैं एजेंट के थ्रू रिवोक करवा सकता हूं। नेक्स्ट आता है रेवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस। ये तो ऑफर रिवोक होने की बात हुई। अब एक्सेप्टेंस कब रिवोक हो सकती है? वो सिंपल सा तरीका है, वो कहता है एक्सेप्टेंस रिवोक होगी कब? देखो लिखा है ना, एक्सेप्टेंस में बी रिवोक बाय बिफोर द कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट अगेंस्ट द एक्सेप्टर। एक्सेप्टेंस कब रिवोक हो सकती है? जब कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर एक्सेप्टर के अगेंस्ट कंप्लीट होती है, उससे पहले पहले। तो अब जरा तुम्हें याद होगा,
ऑफरर के लिए कंप्लीट कब होती है? ऑफरर के लिए जब यहां से छूटती है चिट्ठी, तो ये 9 को पहुंची। लेकिन इसके लिए एक्सेप्टर के लिए कंप्लीट कब होती है? जब चिट्ठी यहां पे पहुंचती है। तो मान लो ये चिट्ठी यहां पे 14 तारीख को पहुंच रही, 14/1/2020 को, तो इसके लिए कंप्लीट कब होगी? जब ये चिट्ठी यहां पे पहुंचेगी 14 को। तो इसका मतलब अगर बी भाई साहब ने जो एक्सेप्टेंस दी है, अब यहां से चिट्ठी उन्होंने डाल के भेज दी 9 तारीख को, अगर बाद में अपनी एक्सेप्टेंस को रिवोक करना चाहते हैं और ये मान के चलो 14 को पहुंचेगी, तो इनको 14 तारीख से पहले पहले, पहुंचने से पहले पहले अपनी एक्सेप्टेंस को क्या करना है? रिवोक। क्योंकि अगर एक बार पहुंच गई तो उसके बाद तो फिर बात खत्म। या ऐसा हो सकता है, एक प्रिजम्पशन बता सकता हूं कि ऐसा हो सकता है कि 14 को इनके पास चिट्ठी पहुंची, लेकिन इन्होंने अभी तक रीड नहीं करी थी, इन्होंने रीड करी है 16 को, और 16 को रीड करी, और मीनवाइल आपकी दूसरी चिट्ठी 15 को पहुंच गई रिवोक वाली। तो उस केस के अंदर फिर आपकी रिवोक मान ली जाएगी, क्योंकि एक्सेप्टेंस अभी हुई नहीं है। एक्सेप्टेंस या ऑफर कब कंप्लीट माना जाता है? जब सामने वाले की जानकारी में बात आती है। तो जानकारी, चिट्ठी यहां पे 14 को पहुंची, लेकिन रीड तो उसने अभी तक करी नहीं है, 16 को करी है सपोज, और मीनवाइल आपकी रेवोकेशन वाली जो एक्सेप्टेंस वाली चिट्ठी है वो आ गई 15 तारीख को, और सपोज उसने 16 तारीख से पहले वाली 15 तारीख वाली पढ़ ली, तो ऑटोमेटिक है कि आपकी एक्सेप्टेंस क्या हो जाएगी? रिवोक। तो ऐसे समझो, इसलिए मैं ज्यादा डेट्स डालता नहीं हूं आपको कंफ्यूज करने के लिए, तो 16 को मैं हटा दूं। तो ऐसे समझ लो सीधी सी भाषा में कि इसके पास पहुंचने से पहले पहले आप अपने एक्सेप्टेंस रिवोक कर दो। लेकिन दूसरा तरीका मैंने बता दिया, स्टिल अगर पेपर में एग्जाम में पूछ ले कि सपोज चिट्ठी 14 को पहुंची और उसने रीड करी 16 को, और 16 को अभी तक 16 को रीड करी है, और मीनवाइल 15 तारीख को रेवोकेशन वाली चिट्ठी आ गई है, और उसने रेवोकेशन वाली पहले पढ़ ली है, तो उस केस में फिर ये वाली बात मानी जाएगी, 15 वाली बात आपकी रिवोक हो जाएगी, आपके एक्सेप्टेंस रिवोक मानी जाएगी। क्यों? क्योंकि आपके एक्सेप्टेंस अभी तक कंप्लीट हुई ही नहीं थी। एक्सेप्टेंस कंप्लीट कब होनी थी? 16 को, और आपने 15 को ही क्या कर दिया? अपनी एक्सेप्टेंस रिवोक कर दी। तो अब इसके अंदर भी जरा देखो, सेम एग्जांपल है, जरा देखो। ए बाय अ लेटर सेंट बाय पोस्ट ऑन 1/1/2016 प्रपोजेस टू सेल हिज हाउस टू बी। ए अपना मकान बेचना चाहता है बी को, सब कुछ सेम चल रहा है, 1 तारीख को भेजा। द प्रपोजल लेटर इज रिसीव्ड बाय बी ऑन 4/1/2016, 4 तारीख को चिट्ठी पहुंची, सब कुछ सेम, वो वाली बात भी सेम। बी एक्सेप्ट द प्रपोजल बाय लेटर सेंट बाय पोस्ट ऑन 5/1/2016 at 9 AM। बी ने उसको एक्सेप्ट करा 5 तारीख को। अच्छा, 4 तारीख तक कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर कंप्लीट हो गया था, अब 5 को एक्सेप्टेंस की बारी आ रही है। एक्सेप्टेंस के दो पार्ट, अगेंस्ट द ऑफर, अगेंस्ट द ऑफरी। अगेंस्ट द ऑफर कब कंप्लीट होता है? जब चिट्ठी भेजते हैं। ऑफरी के लिए कब कंप्लीट होता है? जब चिट्ठी पहुंचती है। तो देखो 5 तारीख को उसने चिट्ठी भेज दी 9 बजे, तो अगर 5 को उसने चिट्ठी भेज दी तो ऑफर के लिए तो कंप्लीट हो गई एक्सेप्टेंस। लेकिन विच इज रिसीव्ड बाय ए एट 5 PM ऑन 14/1/2016, लेकिन ए के पास पहुंची कब? 5 बजे शाम को 14 तारीख को। तो इसका मतलब अगर बी अपनी एक्सेप्टेंस को रिवोक करना चाहता है तो वो 14 तारीख से पहले पहले रिवोक करेगा। कब रिवोक करेगा? 14 तारीख से पहले पहले। यही वाला एग्जांपल हमने यहां दिया। अगर ऑफर को रिवोक करना था तो इसके यहां पे एक्सेप्टेंस देने से पहले पहले, लेकिन अगर एक्सेप्टेंस को रिवोक करना तो यहां पे पहुंचने से पहले पहले रिवोक करनी। जैसे हमारे एग्जांपल में भी 14 ही डाला हुआ हमने, उससे पहले पहले रिवोक करनी। तो देखो, बी में रिवोक हिज एक्सेप्टेंस एट एनी टाइम बिफोर और एट द मोमेंट व्हेन द ए रिसीव्स द लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस बट नॉट आफ्टरवर्ड। 14 के बाद वो रिवोक नहीं कर सकता। वो 14 तारीख में 5 बजे से पहले पहले अगर अपनी एक्सेप्टेंस चाहे तो भी रिवोक कर सकता, उसके बाद नहीं कर सकता। और नीचे पॉइंट वही है कि एक्सेप्टेंस चाहे तो वो खुद रिवोक करे, चाहे तो उसका एजेंट रिवोक करे। नीचे ये लिखा हुआ है रेवोकेशन ऑफ टाइम लिमिट। वही अब दोनों को पूरे को समराइज में बना दिया सेक्शन 5 के अंदर। ऑफर कब रिवोक होती है? बिफोर कम्युनिकेशन एक्सेप्टेंस कंप्लीट अगेंस्ट ऑफर। ऑफर की तरफ कंप्लीट होने से पहले पहले, मतलब चिट्ठी भेजने से पहले पहले आप रिवोक कर सकते हो एक्सेप्टेंस को। और ऑफर कब रिवोक होता है? बिफोर कम्युनिकेशन एक्सेप्टेंस कंप्लीट अगेंस्ट द ऑफरर। और एक्सेप्टेंस कब रिवोक होती है? बिफोर कम्युनिकेशन एक्सेप्टेंस कंप्लीट अगेंस्ट द ऑफर। अगर आपको ऑफर रिवोक करना है तो आपने देखा था वहां से जब एक्सेप्टेंस की चिट्ठी छूटती है उससे पहले पहले रिवोक कर सकते हो। अगर आपको एक्सेप्टेंस रिवोक करनी है तो जब चिट्ठी पहुंचती है उससे पहले पहले रिवोक कर सकते हो। इसके साथ तुम्हारा पूरा कम्युनिकेशन वाला टॉपिक खत्म हो गया। वन ऑफ द मोस्ट टेक्निकल टॉपिक है इस चैप्टर का, ये मेरे को लगता है जिसमें सबसे दम है, जो समझाने का टाइम लगता है। अदरवाइज तो मेरे को लगता है इस चैप्टर में ज्यादा दम है नहीं। अब तुम्हें क्वेश्चन करा देता हूं, इसके ऊपर पीछे पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है, वो क्वेश्चन के जरा देखो, तुम्हें क्वेश्चन सॉल्व करवाता हूं। क्वेश्चन 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 ये रहा क्वेश्चन। ये है, देखो क्वेश्चन 10। मिस्टर मैनन ऑफर्ड ऑन 1 दिसंबर 2012 टू सेल हिज हाउस टू मिस्टर पॉल्सन एट INR 35 लाख रुपीज। मैनन अपना मकान बेचना चाह रहा है। मैनन ने ऑफर दिया अपना मकान बेचने के लिए 1 दिसंबर 2012 को, टू सेल हिज हाउस टू मिस्टर पॉल्सन एट INR 35 लाख रुपीज। कितने पे? 35 लाख रुपए में बेचना चाहता है। 1 तारीख को उसने ऑफर दिया। मिस्टर पोल्सन एक्सेप्टेड बाय ईमेल ऑन 2 दिसंबर 2008
टू 2 दिसंबर एट 8 AM। देखो मैनन ने ऑफर दी, मैं यहां पे बना देता हूं, मैनन पॉल्सन, मैनन ने ऑफर दिया है, तो ये हो गया ऑफरर। जब भी कोई प्रॉब्लम है तो ऐसे सामने बना लो, ये हो गया ऑफरी। मैनन ने ऑफर दिया किस चीज का, कब दिया है, 1 दिसंबर 2012 को, टू सेल हिज हाउस टू मिस्टर पॉल्सन, कितने का, 35 लाख का, कि वो अपना हाउस बेचना चाहता है एट ₹35 लाख। तो ये उसने ऑफर कब दिया है, 1/1/2012 को, 1/12/2012 को, 1 दिसंबर 2012 है। आगे, पॉल्सन एक्सेप्टेड बाय ईमेल ऑन 2 दिसंबर 2008, 2 दिसंबर एट 8 AM एंड एट 10 AM। देखो 1 तारीख को चिट्ठी उसने भेजी मेल के थ्रू, मान लो चिट्ठी नहीं है, मेल भेजी है उसने, तो मेल तो आपको पता सेम डे पहुंच जाती है, चिट्ठी के हिसाब से बात ही नहीं कर रहा, मेल के हिसाब से कर रहा है। तो उसने 1/12/2012 को भेजी, मान लेते हैं 1/12/2012 को पहुंच भी गई, सेम डे रिसीव भी हो गई, 2012 को रिसीव भी हो गई और उसने पढ़ भी ली, तो इसका मतलब 2012 को रिसीव भी हो गई, उसने पढ़ भी ली, तो मैं कह सकता हूं कि मेल यहां पे पहुंची 1/12 को। अब ये बंदा 2/12/2012 को अगले दिन नेक्स्ट डे एक्सेप्टेंस दे रहा है। अब आपको पता है जब सामने वाले ने एक्सेप्टेंस छोड़ी, मेल पे क्लिक कर दिया, तो इसके लिए तो कंप्लीट हो जाएगी। तो इसने 2 तारीख को मेल भेजी 8 बजे 8 AM पे भेजी, तो यहां से मेल निकल चुकी है। अब आगे, लेकिन 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 वो क्या कह रहा है, एंड देखो कह रहा है 8 AM पे मेल भेजी एंड एट 10 AM मिस्टर पॉल्सन सेट अफेक्ट्स और रिवोकिंग द एक्सेप्टेंस। 8 बजे उसने किस चीज की मेल भेजी है, मेल भेजी है किस चीज की, एक्सेप्टेंस की, 8 बजे। और 10 बजे 10 AM पे उसने एक और, अब मेल नहीं भेजी, अब फैक्स भेजी है किस चीज की, रेवोकेशन की, कि भाई जो मैंने एक्सेप्टेंस दिया मैं उसे रिवोक कर रहा हूं, नहीं नहीं मैं नहीं खरीदना चाहता, मैं नहीं खरीदना चाहता। ये इसने 10 बजे भेजी है, 8 बजे भेजी है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, अब आगे देखना, कहता है एंड एट 10 AM मिस्टर पॉल्सन सेंट अ फैक्स रिवोकिंग द एक्सेप्टेंस, बोथ ईमेल एंड फैक्स, ईमेल किस चीज की थी, एक्सेप्टेंस की, और फैक्स की, रेवोकेशन की, रीच मैन एट द सेम टाइम। और ये दोनों ही मेल और फैक्स दोनों इसके पास सेम टाइम पे पहुंची हैं, दोनों सेम टाइम पे पहुंची हैं, दोनों की दोनों क्या पहुंची हैं, सेम टाइम पे पहुंची हैं इसके पास, मैनन के पास। तो कहता है बोथ मेल एंड फैक्स रीच द मैन एट द सेम टाइम, कमेंट वेदर द कॉन्ट्रैक्ट वुड बी ट्रीटेड एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड। तो कहता है बताओ ये कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्टेड माना जाएगा, रिजेक्टेड माना जाएगा। इसका आंसर आप अब मेरे को दो कि ये ए के पॉइंट, क्योंकि मैनन ने तो अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा, उसके पास दोनों चीजें सेम टाइम पे पहुंच गई हैं। उसके पास एक मेल आई है जिसमें एक्सेप्टेंस दी हुई है इसने, और एक फैक्स आई जिसमें इसने रेवोकेशन मतलब कैंसिलेशन की हुई है। तो मैनन ये बताओ मेरे को, दोनों चीजें सेम टाइम पे पहुंची है, मेल भी और फैक्स भी। तो मेरे को ये बताओ कि मैनन अपने ऑफर जो उसने दिया उसको एक्सेप्ट माने या रिजेक्ट माने, क्योंकि सामने वाले ने तो एक्सेप्टेंस की मेल भेजी हुई है, रिजेक्शन की भी फैक्स भेजी हुई है, और दोनों सेम टाइम पे मैनन पे पहुंची है, और पढ़ी उसने भी दोनों ही नहीं है। तो सर इसका आंसर बहुत सिंपल है, जो फर्स्ट ओपन होगी वो मानी जाएगी, जो फर्स्ट ओपन होगी वो पहले मानी जाएगी। अगर ये मेल को ओपन करता है तो एक्सेप्टेंस मानी जाएगी, पहले ओपन करता है तो, अगर ये फैक्स को ओपन करता है तो ये रिजेक्शन मानी जाएगी। तो डिपेंड आप, हालांकि देखा जाए तो छोड़ी अलग अलग टाइम पे है, मेल उसने 8 बजे भेजी है, फैक्स उसने 10 बजे भेजी है, लेकिन इसके पास दोनों सेम टाइम पे पहुंची है। तो अब इस पे डिपेंड करता है कि ये क्या रीड करेगा, क्योंकि आपने पढ़ा था मेरे से, भले ही कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर हो या एक्सेप्टेंस, मैंने तुम्हें बताई भी थी ये बात, मैंने इसलिए फोकस कर रहा था कि वो कंप्लीट तब मांगी जब सामने वाले की जानकारी में बात आती है। तो हमने देखा भी था कि मान लो, मैंने तुम्हें बताया भी था एग्जांपल में, कि मान लो 4 तारीख को चिट्ठी पहुंची और सामने वाले 4/1/2012 को पहुंची, और मान लो उसने 5 तारीख को पढ़ी है, तो 4 को कंप्लीट नहीं माना जाएगा, 5 को कंप्लीट माना जाएगा। अब इधर तो क्या हुआ है, डेट भी सेम डे पे आ गए दोनों। तो अब इसमें फिर आप ये देखो कि जानकारी में बात पहले कौन सी आ रही है। लिखा है ना, व्हेन इट कम्स टू द, तुमने पढ़ा था ना कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर कब कंप्लीट होता है, व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द पर्सन टू whom it is made। सेम एक्सेप्टेंस में पढ़ा था, व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द पर्सन टू whom it is made। तो जानकारी में जो पहले बात आएगी वो मानी जाएगी। तो अगर ये मेल पहले ओपन करेगा तो एक्सेप्टेंस मानी जाएगी, अगर फैक्स पहले ओपन करेगा तो रिजेक्शन मानी जाएगी। ये इसका आंसर है। और ये मैंने जान के इसका आंसर इसमें नहीं डाला, मैंने बहुत सारे आंसर डाले हुए हैं, लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर नहीं डाला ताकि तुम्हारा दिमाग चले थोड़ा सा। इसके साथ तुम्हारा कम्युनिकेशन वाला टॉपिक पूरा खत्म हो गया, कम्युनिकेशन वाला टॉपिक तुम्हारा पूरा खत्म हो गया। अब जो तुम्हारा टॉपिक आ रहा है वो आ रहा है
कंसीडरेशन। अब तुम्हारा टॉपिक जो आ रहा है वो कौन सा आ रहा है? कंसीडरेशन। गाइस अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक कर रहे हैं, दैट इज कंसीडरेशन। अगर गाइस सीधी सी भाषा में बताऊं तो आप लोगों को मैं बता ही चुका हूं, कंसीडरेशन का मतलब होता है समथिंग इन रिटर्न, बदले में कुछ आना। मैंने किसी को पैसे दिए, बदले में उसने मेरे को चॉकलेट दी, तो मेरे लिए कंसीडरेशन चॉकलेट थी, उसके लिए कंसीडरेशन पैसे थे, दैट इज कंसीडरेशन। एंड इट मस्ट बी लॉफुल, आपने मेरे से पढ़ा था लॉफुल कंसीडरेशन। पता है हो क्या रहा है, तुम लोग अब समझो। जो हमने वो पढ़े थे ना स्टार्टिंग में कि ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस एग्रीमेंट होता है, प्लस एग्रीमेंट प्लस एनफोर्सेबिलिटी जो होती है वो कॉन्ट्रैक्ट बनता है। तो हमने उन्हीं टॉपिक्स, अब उन्हीं चीजों के ऊपर टॉपिक बने हुए हैं। जैसे हमने ऑफर पूरा कंप्लीट कर लिया, एक्सेप्टेंस पूरा कंप्लीट कर लिया एक्सेप्टेंस के बारे में। अब हम एनफोर्सेबिलिटी की जो 6 कंडीशन थी, कंपीटेंट पार्टीज, फ्री कंसेंट, लॉफुल ऑब्जेक्ट, लॉफुल कंसिडरेशन, नॉट डिक्लेरेटिव अवॉइडेंट, लीगल रिलेशन, सब उन्हीं के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो अब उसका पहला टॉपिक जो कंसिडरेशन वाला, जो उसमें थर्ड या सेकंड पॉइंट था, अब उसके बारे में पढ़ रहे हैं। फिर थोड़ा सा आगे जाओगे तो तुम्हें कंपीटेंट पार्टीज वाला मिलेगा, थोड़ा सा आगे जाओगे फ्री कंसेंट वाला मिलेगा, मतलब उन्हीं के बारे में अब डिटेल में पढ़ेंगे। तो कंसीडरेशन क्या है? वो कहता है एन एग्रीमेंट विदाउट कंसीडरेशन इज अ बेयर प्रॉमिस एंड नॉट बाइंडिंग अपॉन द पार्टीज। कह रहा है एक एग्रीमेंट जिसमें कंसीडरेशन नहीं है वो खाली एक बेयर प्रॉमिस मींस खाली वादा है, और वो बाइंडिंग नहीं है क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। कंसीडरेशन इज क्विड प्रो क्यू। क्विड प्रो क्यू एक लैटिन वर्ड है विच मींस समथिंग इन रिटर्न, बदले में कुछ आना। कंसीडरेशन में बी डिस्क्राइब्ड एज समथिंग एक्सेप्टेड और एग्रीड अपॉन एज रिटर्न और इक्विवेलेंट फॉर द प्रॉमिस मेड। ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है। कहता है कंसीडरेशन क्या है? समथिंग एक्सेप्टेड, या तो आपने कोई चीज ले ली है, और एग्रीड अपॉन, ली नहीं है फ्यूचर में लोगे, एग्रीमेंट कर लिया है कि फ्यूचर में लोगे। एग्रीड अपॉन का मतलब है फ्यूचर में लोगे। जैसे एग्जांपल, मैंने सामने वाले को पैसे दिए और उससे बदले में कोक की बोतल ले आया, समथिंग एक्सेप्टेड, ये भी कंसीडरेशन है। केस 2, मैंने सामने वाले को पैसे दिए, मैंने कहा केक बना दियो, शाम को आके लूंगा या कल आके लूंगा, केक बना दियो। तो केक वो जो कल मेरे को बनाकर देगा, एग्रीड अपॉन। एग्रीड अपॉन एज अ रिटर्न मींस पैसे ले लिए मगर उसने एग्रीमेंट कर लिया कि मेरे को कल वो केक बनाकर दे देगा। एक तो कंसीडरेशन कह रहा है या तो आपने ले ली है एक्चुअल में, या एग्रीमेंट कर लिया कि लोगे, और इक्विवेलेंट फॉर द प्रॉमिस मेड। ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है कि कई बार कंसीडरेशन खाली कोई मॉनेटरी चीज या पैसा ही नहीं होती, या कोई चीज नहीं होती, मतलब टेंजिबल थिंग नहीं होती। कई बार कंसीडरेशन प्रॉमिस भी होता है, कई बार कंसीडरेशन प्रॉमिस भी होता है। इसका बेस्ट एग्जांपल है मैरिज। अच्छा एक बात बताओ, तुमने 6 कंडीशन देखी, सर एग्रीमेंट प्लस एनफोर्सेबिलिटी होती है तब कॉन्ट्रैक्ट बनता है। जरा एक चीज देखो, मैंने एक लड़की को ऑफर दिया कि मेरे से शादी करोगी, उसने कहा ठीक है मैं करूंगी, तो मेरी तरफ से ऑफर, उसकी तरफ से एक्सेप्टेंस, एग्रीमेंट हो गया। अब 6 कंडीशन चेक करना, क्या मैं कंपीटेंट पार्टी हूं? यस। क्या वो कंपीटेंट पार्टी है? यस। तो अभी तो यही देखना है, कंपीटेंट पार्टी में हमें क्या देखना है, वो माइनर तो नहीं है, वो अनसॉन माइंड तो नहीं है, वो डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ तो नहीं है। सेम मेरे लिए, तो हम ऐसा नहीं है, पहली पॉइंट हो गया। सेकंड, फ्री कंसेंट, क्या उसके ऊपर या मेरे ऊपर किसी ने कोई शादी का दबाव तो नहीं डाला? नहीं, सेकंड कंडीशन पूरी हो गई। थर्ड, लॉफुल ऑब्जेक्ट, इंडिया में शादी करना लॉफुल है। फोर्थ आता है लॉफुल कंसीडरेशन। अब ये लॉफुल कंसीडरेशन शब्द बड़ा इंपॉर्टेंट है। शादी में कंसीडरेशन क्या है बेटा? उस दहेज को मत गिन लेना कंसीडरेशन की, हम इधर से लड़की वालों को लेके लड़की को लेके आ रहे हैं, उधर से बदले मार को जो गिफ्ट दे रही है, दैट इज कंसीडरेशन। नहीं जी नहीं, वो तो दहेज है, डॉरी अंदर कर देगा उठा के आपको, उसको कंसीडरेशन मत गिन लेना। इधर कंसीडरेशन क्या है? आपकी तरफ से प्रॉमिस की मैं सारी जिंदगी साथ निभाऊंगा, और उसकी तरफ से प्रॉमिस की वो भी आपके साथ हमेशा रहेगी। वो प्रॉमिस क्या है? कंसीडरेशन। एक दूसरे के लिए प्रॉमिस, प्रॉमिस क्या है? कंसीडरेशन। तो वहां पे कंसीडरेशन कोई मॉनेटरी चीज नहीं है, वहां पे प्रॉमिस ही क्या है? कंसीडरेशन। तो बहुत रेयर केसेस में होता है ऐसा, लेकिन तुम्हें एक चीज समझ आ गई कि समटाइम्स प्रॉमिस इज इक्वल टू कंसीडरेशन, प्रॉमिस भी कंसीडरेशन माना जाता है। अब आता है, लेकिन मेनली जब हम पूरे एक्ट में पढ़ेंगे तो मेनली हमारा मेन फोकस यही होगा, कंसीडरेशन मीन समथिंग टेंजिबल, और वी कैन से इन द फॉर्म ऑफ मनी। अब आता है असेंशियल्स ऑफ वैलिड कंसीडरेशन। असेंशियल्स ऑफ वैलिड कंसीडरेशन ये पेपर में बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें कई बार पेपर में केस भी बन जाते हैं इसमें से किसी एक पॉइंट को पकड़ के, और कई बार वो सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन भी पूछ लेता है, व्हाट आर द असेंशियल्स ऑफ वैलिड कंसीडरेशन। जरा देखते हैं। पहला, कंसीडरेशन मस्ट मूव एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर। कंसीडरेशन सामने वाले की इच्छा पे जाएगी। अब जरा इसके ऊपर एक एग्जांपल है, इसका एग्जांपल देखते हैं क्या हुआ, मेरे को फिर बताना, ध्यान से सुनना, बताना। देखो ए है, ए का एक सन है, एक बच्चा है, वो लॉस्ट हो गया, इसका बच्चा खो गया। तो ए बड़े दुख में है, इसका बच्चा खो गया। बी जो है वो उसका नेबर है, ए का नेबर है, उसका पड़ोसी है, और उसको पता लगा हो मेरे पड़ोसी का बच्चा खो गया। अब इस भाई को बहुत दुख है कि मेरे पड़ोसी का बच्चा खो गया।
तो ये बंदा बिना ए के कहे वॉलंटरली अपनी इच्छा से ए का बच्चा ढूंढने चला गया, वॉलंटरली अपनी इच्छा से ए का बच्चा ढूंढने चला गया, बी अपनी इच्छा से, ए ने उसको नहीं बोला था। अब बी तो इधर से क्या हुआ है, मीनवाइल इसके जाने के बाद ए ने एक अनाउंसमेंट करी, ए ने क्या करी, एक अनाउंसमेंट करी कि जो भी मेरे बच्चे को ढूंढ के लाएगा उसको 1 लाख रुपए का इनाम है, 1 लाख रुपए का मैं रिवॉर्ड दूंगा जो भी मेरे बच्चे को ढूंढ के लाएगा। और ए ने वादा करा कितने का, 1 लाख रुपए का। तो मैं कह सकता हूं ए यहां पे प्रोमिजर है। प्रोमिजर क्यों है, क्योंकि एक वादा कर रहा है कि जो भी मेरे बच्चे को ढूंढ के लाएगा मैं उसको 1 लाख रुपए का इनाम दूंगा। फॉर्चुनेटली बाय चांस ए को फॉर्चुनेटली बी को ए का सन मिल भी गया, इसको मिल गया, बी को बच्चा मिल गया ए का। अब मेरा एक क्वेश्चन है, क्या ए ने बी को बोला था तो मेरे बच्चे को ढूंढ के ला, पहला क्वेश्चन है। दूसरी बात, क्या जब बी बच्चे को ढूंढने गया था तो बी की नजरों में कोई ऐसी बात थी कि भाई जो भी इसके बच्चे को ढूंढ के लाएगा उसे 1 लाख का इनाम है, या उससे पहले ही चला गया था, उस अनाउंसमेंट आने से पहले ही वो चला गया था? तो मेरा एक क्वेश्चन है कि मान लो बी ए का बच्चा ढूंढ लाया, अगर ए अपनी इच्छा से दे रहा है इसको 1 लाख रुपए तो बहुत बड़ी बात है, बहुत बढ़िया बात है। लेकिन बाय चांस ए मना कर देता है इसको 1 लाख रुपए देने से, तो क्या बी ए के ऊपर केस कर सकता है? अगर बाय चांस ए मना कर दे कि भाई मैं तो तेरे को पैसे नहीं दे रहा, बी को मना कर दे कि मैं तेरे को 1 लाख रुपए नहीं दे रहा, तू मेरे कहने पे थोड़ी गया, तो अपनी इच्छा से गया है, और जिस टाइम तू गया है मैंने उस टाइम पे ऐसी कोई अनाउंसमेंट की भी नहीं थी, मतलब मेरा जो ऑफर था वो तेरे को मैंने दिया भी नहीं था, मैंने कोई इन्विटेशन, कोई ऑफर तो तेरे साथ कम्युनिकेट किया ही नहीं था, तो अपनी इच्छा से गया है। तो क्या बी ए को फोर्स कर सकता है कि भाई मेरे को मेरे 1 लाख रुपए दे? बताओ बताओ बताओ, सोचो। है 1 मिनट का टाइम, 1 मिनट का टाइम नहीं, 30 सेकंड का टाइम दे रहा हूं, सोचो। क्या बी ए को बोल सकता है या नहीं कि मेरे को 1 लाख रुपए चाहिए? सोचो, हाँ या ना? सर नहीं बोल सकता। अब रीजन समझो। तुमने पढ़ा था एवरी ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड, एवरी एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड। जिस टाइम कम्युनिकेशन की गई थी, पहली बात तो इसके साथ कम्युनिकेशन कोई हुई नहीं, दूसरी बात बी ए के कहने पे नहीं गया, अपनी मर्जी से गया, तो प्रैक्टिकली फोर्स नहीं कर सकता। यही इसका आंसर है, पेपर में आया भी हुआ है, देखो। एन एक्ट और एब्स्टिनेंस, कुछ करना या कुछ ना करना, एक्ट मींस कुछ करना, एब्स्टिनेंस मींस कुछ ना करना, शैल कॉन्स्टिट्यूट अ गुड कंसिडरेशन ओनली इफ इट इज डन एट द डिजायर। वो गुड तभी माना जाएगा अगर आप किसी के कहने पे करते हो, किसी की इच्छा पे करते हो, कहने पे। नीचे, अ डिस्टिंक्शन मस्ट बी मेड बिटवीन प्योरली वॉलंटरली गोज इन सर्च फॉर हिम एंड एक्ट्स डन एट द इंस्टांस ऑफ द अदर पार्टी। कह रहा है इस चीज में प्रॉपर डिफरेंस होना चाहिए कि आप किसी के कहने पे जा रहे हो या प्योरली वॉलंटरली अपनी इच्छा से जा रहे हो, या एक्ट्स डन एट द इंस्टांस ऑफ अदर पार्टी, या किसी के कहने पे जा रहे हो। नीचे देखो, मिस्टर ए सन इज लॉस्ट, ए का बच्चा खो गया, एंड मिस्टर बी वॉलंटरली गोज इन सर्च फॉर हिम, और वो मिस्टर बी अपनी वॉलंटरली मींस अपनी इच्छा से गया ढूंढने के लिए, कॉमा लगा देते हैं। फॉर्चुनेटली ही फाइंड हिज सन, और बाय चांस उसको बच्चा मिल भी गया। मिस्टर बी कैन नॉट क्लेम एनी रेम्यूनरेशन और रिवॉर्ड फॉर फाइंडिंग आउट मिस्टर ए सन। मिस्टर बी ए को फोर्स नहीं कर सकता पैसा मांगने के लिए, रेम्यूनरेशन नहीं मांग सकता, बिकॉज ही हैड नॉट सो डन एट द रिक्वेस्ट ऑफ मिस्टर ए, क्योंकि वो उसके कहने पे नहीं गया। देखो, अगर ए ने कह के भेजा होता मेरे बच्चे को ढूंढ के ला, मैं तेरे को इतने पैसे दूंगा, तो बात अलग है। ए ने कहा ही नहीं, वो अपनी इच्छा से ढूंढ के लाया, तो वो ऐसा कोई रिवॉर्ड नहीं मांग सकता। ये बात समझ आती है? हाँ, और या तो अनाउंसमेंट उसके होते हुए की गई होती है, अनाउंसमेंट उसके होते हुए नहीं हुई, अनाउंसमेंट उसके बाद हुई है, इसलिए वो नहीं मांग सकता। लेकिन अब ये बहुत बड़ी प्रैक्टिकल चीज है, प्रैक्टिकली प्रूव कैसे करोगे? या तो बी बता के गया हो और उसके बाद अनाउंसमेंट हुई है, तो ये प्रूव हो जाएगा। लेकिन अगर बी बता के नहीं गया, बी अपनी मर्जी से निकल चुका था और उसके बाद अनाउंसमेंट हुई है, तो बी तो यही बोलेगा मैं तेरी अनाउंसमेंट देख के गया था, तो उस टाइम पे फिर भी मांग सकता है, नेक्स्ट आता है कंसिडरेशन में मूव फ्रॉम प्रोमिसी और एनी अदर
पर्सन। ये क्या चीज है जरा समझो। कंसिडरेशन मूव फ्रॉम प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन। देखो पहले तो प्रोमिसी शब्द का मतलब समझो। प्रोमिसी शब्द का मतलब समझो। प्रोमिसी का मतलब क्या होता है? एक वर्ड होता है प्रोमिजर, एक वर्ड होता है प्रोमिजी। जैसे ए और बी हैं, बी ने ए से कहा कि भाई मेरे को तेरे से 10 लाख रुपए चाहिए, क्या तू दे देगा? ए कह रहा है हाँ भाई मैं वादा करता हूं दे दूंगा। तो ए वादा कर रहा है, तो जो वादा कर रहा है वो प्रोमिजर। ए किस चीज का वादा कर रहा है? मैं तेरे को 10 लाख दे दूंगा, और जिसको वादा किया जा रहा है वो प्रोमिजी। तो बी कौन हो गया? प्रोमिजी। तो प्रोमिजर प्रोमिजी तो समझ आ गया। अब जरा इस एग्जांपल को समझते हैं। पहले ना दो शब्द समझने बहुत जरूरी है। एक शब्द है प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है ओनली पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट कैन स्यू। ओनली पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट कैन स्यू। मतलब इसका मतलब ये जिन पार्टीज के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है वही एक दूसरे के ऊपर केस कर सकते हैं, कोई थर्ड पार्टी आके केस नहीं कर सकता। एग्जांपल लेके बात करते हैं। ए ने बी को लोन दिया 10 लाख रुपए का फॉर 1 ईयर, 1 साल के लिए लोन दिया। तो मैं कह सकता हूं फॉर 1 ईयर दिया, तो ए हो गया लेंडर और बी हो गया बोरोवर। ए ने बी को लोन दिया कितने का? 10 लाख रुपए का। तो ए हो गया लेंडर, बी हो गया बोरोवर। अब जो ए ने बी को लोन दिया 10 लाख रुपए का, वो 1 साल के लिए। इसका मतलब है कि अगर बी 1 साल में वो पैसा नहीं चुकाता तो ए बी के ऊपर केस कर देगा, राइट? मान लो कि बी ने 1 साल निकल गया और बी अनएबल टू पे हो गया, बी पैसा नहीं चुका पा रहा, बी पैसा नहीं चुका पा रहा, तो इसके ऊपर केस कौन करेगा? ए का एक फ्रेंड है एक्स, ये ए का फ्रेंड है, और इस एक्स की ना बी से कोई दुश्मनी है, और एक्स जो है ना वो ए को कहता है भाई सुन मेरी बात, ये तेरे पैसे नहीं देना ना, अब तू पीछे हो जा, केस मैं करूंगा, मेरी इससे दुश्मनी है, केस इसके ऊपर मैं करूंगा, तू नहीं करेगा। क्या एक्स केस कर सकता है? नहीं। एक्स केस क्यों नहीं कर सकता? नहीं कर सकता केस। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि सर एक्स और बी के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ ही नहीं, तो केस खाली ए ही कर सकता है, एक्स नहीं कर सकता। क्योंकि इंडिया में लॉ कहता है केस खाली वो कर सकता है जो पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट हैं, और पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट कौन है? ए और बी। एक्स का कोई लेन देन नहीं, तो एक्स केस नहीं कर सकता। इसका मतलब थर्ड पार्टी कैन नॉट स्यू, थर्ड पार्टी कैन नॉट स्यू, थर्ड पार्टी केस नहीं कर सकता। तो इसका मतलब जैसे अब यहां से निकल के आ गई, प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या? ओनली पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट कैन स्यू। खाली ए बी के ऊपर केस कर सकते हैं, अगर बी परेशान है ए से तो बी ए के ऊपर कर सकता है, लेकिन थर्ड पार्टी केस नहीं कर सकता। इसका मतलब क्या हो गया? लिख सकते हैं थर्ड पार्टी कैन नॉट स्यू, थर्ड पार्टी केस नहीं कर सकता। इसका मतलब मैं कह सकता हूं प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो है वो इंडिया में क्या कहता है कि इंडिया में हमारे को प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट चाहिए, और प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या है कि इंडिया में ये नीचे लिखा हुआ है ना, इंडिया में क्या है? प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट रिक्वायर्ड है। प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट रिक्वायर्ड है का मतलब क्या है कि दो पार्टीज के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट है वो एक दूसरे के ऊपर केस कर सकते हैं, थर्ड पार्टी केस नहीं कर सकता। लेकिन इंडिया में प्रीविटी ऑफ कंसिडरेशन रिक्वायर्ड नहीं है। प्रीविटी ऑफ, वो तो था प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, प्रीविटी ऑफ, अब के बात कर रहा हूं मैं प्रीविटी ऑफ कंसिडरेशन। तो इंडिया में प्रीविटी ऑफ कंसिडरेशन नॉट रिक्वायर्ड। इसका मतलब थर्ड पार्टी आपके ऊपर केस नहीं कर सकता, लेकिन थर्ड पार्टी आपको कंसिडरेशन दे सकता है। सेम ना, आप थर्ड पार्टी पे केस कर सकते हैं ना थर्ड पार्टी आप पे केस कर सकता प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की वजह से, लेकिन आप थर्ड पार्टी को कंसिडरेशन दे सकते हो या थर्ड पार्टी से कंसिडरेशन ले सकते हो। एग्जांपल लेके बात करें, सेम एग्जांपल रख लो, ध्यान से सुनना। ए ने बी को लोन दिया, तो ए हो गया लेंडर, बी हो गया बोरोवर। मान लो 1 साल के लिए दिया फॉर 1 ईयर, और फॉर 1 ईयर दिया, मान लो 25 लाख का लोन था, ठीक? तो ए ने बी को लोन दिया 25 लाख रुपए का फॉर 1 ईयर। मान लो 1 साल निकल गया और बी अनेबल टू पे हो गया। बी क्या हो गया? अनेबल टू पे। मान लेते 1 साल निकल गया और बी क्या हो गया? अनेबल टू पे। तो अब 1 साल क्योंकि निकल गया और बी अनेबल टू पे हो गया, तो ऑब्वियसली बात है अब ए बी के ऊपर केस करेगा,
क्योंकि ए को तो अपने पैसे चाहिए। मीनवाइल बी का एक फ्रेंड आया सी, बी का एक फ्रेंड है सी, वो ए को क्या कहता है, भाई तू बी के ऊपर केस मत कर, तेरे को अपने 25 लाख से मतलब है ना, वो 25 लाख रुपए तेरे को मैं देता हूं, तू पैसे मेरे से ले ले बी के बिहाफ पे, लेकिन बी के ऊपर केस मत कर। अच्छा, क्या ए शांत हो जाएगा? यस। प्रैक्टिकल लाइफ में तुमने ऐसा देखा भी होगा, किसी ने किसी से पैसे लेने हैं, दूसरा बंदा कहता है तू मेरे से ले ले, तो उसको परेशान मत कर, यही होता है ना। तो ये यहाँ पे ये कह रहा है, सी के कह रहा है तू पैसे मेरे से ले ले बी वाले, लेकिन तू ए को परेशान, मतलब बी को परेशान मत कर। क्या ए सेटिस्फाइड हो जाएगा? यस, उसको अपने पैसे से मतलब है। तो इसका मतलब क्या, लेकिन क्या एक बात बताओ, क्या सी का और ए का कोई कॉन्ट्रैक्ट था? नहीं, कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच में था? ए और बी के बीच में, लेकिन पैसे किसने दे दिए? सी ने। इसका मतलब थर्ड पार्टी कंसिडरेशन दे सकता है, थर्ड पार्टी कैन गिव कंसिडरेशन, इसीलिए इंडिया में प्रीविटी ऑफ कंसिडरेशन नॉट रिक्वायर्ड। प्रीविटी ऑफ कंसिडरेशन का मतलब होता है कि पार्टी पार्टी एक दूसरे को कंसिडरेशन देंगी, और वो इंडिया में रिक्वायर्ड नहीं है, थर्ड पार्टी भी कंसिडरेशन दे सकती है। इसका मतलब इंडिया में थर्ड पार्टी केस नहीं कर सकता, ना आप थर्ड पार्टी के ऊपर केस कर सकते, लेकिन थर्ड पार्टी कंसिडरेशन दे सकती है आपके बिहाफ पे। ये बात समझ आती है? ये मैंने इतनी बात क्यों करी है, क्योंकि अब उसका मतलब यहां पे आप समझ आएगा। और प्रीविटी ऑफ कंसिडरेशन और प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब अब आपको समझ आ गया। तो ये प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो है ना, एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब क्या होता है? ओनली पार्टीज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कैन स्यू। और प्रीविटी ऑफ कंसिडरेशन भी एक लैटिन वर्ड है, इसका मतलब क्या था? ओनली पार्टीज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कैन गिव कंसिडरेशन। लेकिन समझ आ गया, इंडिया में प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट रिक्वायर्ड है, इसका मतलब थर्ड पार्टी केस नहीं कर सकता, लेकिन इंडिया में प्रीविटी ऑफ कंसिडरेशन रिक्वायर्ड नहीं है, इसका मतलब थर्ड पार्टी कंसिडरेशन दे सकता है। अब ये कंसिडरेशन में मूव फ्रॉम प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन क्या चीजें जरा ये समझ लेते हैं, ये समझना बहुत जरूरी है। इस केस को देखते हैं क्या चीज है। देखो हुआ क्या था, एक लेडी है, इसकी एक डॉटर है, और इस लेडी का एक ब्रदर है। अच्छा, लेडी का ब्रदर है तो इस डॉटर का तो वो मामा हो गया, करेक्ट। मम्मी का भाई उस बच्चे के लिए, उसके बच्चे के लिए, मम्मी के बच्चे के लिए क्या हो गया? मामा। तो मैं कह सकता हूं कि डॉटर के लिए वो मैटरनल अंकल है। क्या है? मैटरनल अंकल। पता होगा ना, पैटर्नल अंकल चाचा और ही होते हैं, मैटरनल अंकल मामा और ही होते हैं, मम्मी की तरफ से मैटरनल अंकल है। अब क्या हुआ, इस लेडी के पास बहुत सारी प्रॉपर्टी है, बहुत सारी क्या है? प्रॉपर्टी है। ये लेडी कहती है कि भाई मेरे मरने के बाद, एक विल साइन कर रही है, ये विल में लिखवा रही है कि जब तक मैं जिंदा हूं तब तक तो प्रॉपर्टी मेरी, लेकिन मेरे मरने के बाद ये सारी प्रॉपर्टी मेरी डॉटर की हो जाएगी। किसकी हो जाएगी? मेरी डॉटर की हो जाएगी। और मगर एक शर्त है, उसने अपनी बेटी के साथ एक शर्त रखी कि ये प्रॉपर्टी तेरे नाम पे मैं तभी करूंगी जब तू मेरे मरने के बाद जब प्रॉपर्टी तेरे पास आएगी तो उस प्रॉपर्टी में से जितना भी रेंट आएगा उसका हाफ रेंट तू रखेगी और हाफ रेंट अपने मामा को देगी। हाफ रेंट किसको देगी? मामा को। तो मान लो अगर उसकी लेडी की जो प्रॉपर्टी है उस पर 1 लाख रुपए महीने का रेंट आता है, तो 50,000 ये बेटी रखेगी, 50,000 अपने मामा को देगी हर महीने। ये उसकी मम्मी ने कंडीशन लगाई थी, लड़की की मम्मी ने कंडीशन लगाई थी। किसके ऊपर? अपनी बेटी के ऊपर, कि मैं प्रॉपर्टी तेरे नाम पे एक ही शर्त पे करूंगी कि इस विल में लिखवा दे कि मेरे मरने के बाद जब तेरे पास ये प्रॉपर्टी आएगी तो उस पर से जितना भी किराया आएगा उसका आधी इनकम तू रखेगी, आधी इनकम अपने मामा को देगी। और उस लड़की ने उस विल पे साइन करा, एग्री करा कि हाँ मैं दूंगी। अब लेटर ऑन मदर की हो गई डेथ, और डेथ होने के बाद प्रॉपर्टी किसके नाम पे आ गई? बेटी के पास आ गई। अब प्रॉपर्टी पे रेंट आना शुरू हो गया। ये मामा आए और मामा इस बेटी को कहते हैं भाई मेरे को मेरा रेंट दे दो आधा हर महीने का, जो आपकी मम्मी ने बोला था। ये कहती है अपने मामा को, हाँ भाई तू कहां से आ गया, कौन सा रेंट, कैसा रेंट, मैं तो नहीं दे रही जा। वो कहता है भाई आपकी मम्मी बोल के गई थी। वो लड़की क्या कहती है, अब जरा सुनना, कहती है मेरे को कंसिडरेशन दी है मेरी मम्मी ने। कंसिडरेशन का लगा, मेरे को प्रॉपर्टी आई है मेरी मम्मी की तरफ से, तो मैं बदले में जो कंसिडरेशन दूंगी वो मम्मी को ही दूंगी, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट मेरा और मम्मी के बीच में हुआ है। तो मैं बदले में जो कंसिडरेशन दूंगी वो मम्मी को ही दूंगी, तेरे को नहीं दूंगी, तू कहां से आ गया बीच में। लेकिन अभी तुमने पढ़ा, लॉ ने क्या बोला है, आप चाहो तो थर्ड पार्टी को कंसिडरेशन दे भी सकते हो, आप चाहो तो थर्ड पार्टी से कंसिडरेशन ले भी सकते हो, कंसिडरेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ऊपर से विल में क्लियर कट लिखा भी हुआ है कि बेटी को हर महीने अपने मामा को देना पड़ेगा, तो बेटी ऐसा अपने मामा को मना नहीं कर सकती। तो मेरा यही क्वेश्चन है, क्या मामा बेटी के ऊपर केस कर सकते हैं? तो आंसर इज यस, केस कर सकते हैं, क्योंकि इंडिया में अच्छा अभी इससे एक नई चीज निकल के आई, पता क्या? जो तुमने प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा था, और प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में क्या देखा था कि थर्ड पार्टी केस नहीं कर सकता, खाली पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट केस कर सकते हैं।
लेकिन अभी तुमने यहां पे देखा, अब पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट तो कौन है, लेडी और डॉटर, मामा तो थर्ड पार्टी है, वो केस नहीं कर सकता। लेकिन अगर मामा का पैसा रोक लेगी ये, तो मामा केस कर सकता है। अच्छा, मामा का पैसा रोक लेगी तो केस कर सकता है, इसका मतलब एक नई चीज सीखने को मिल गई कि कई बार ऐसी एक्सेप्शन होती है कि अगर पैसा नहीं मिल रहा तो थर्ड पार्टी भी केस कर सकता है, अगर उसका उस पैसे का कोई लेन देन बनता है तो। जैसे यहां पे इस मामा का लेन देन बनता है विल के अकॉर्डिंग, तो भले ही ये थर्ड पार्टी केस कर सकता है क्योंकि इनडायरेक्टली इस कॉन्ट्रैक्ट से जुड़ चुका है। लेकिन अदरवाइज आपको एक चीज थंब रूल हमेशा याद रखना है कि थर्ड पार्टी केस नहीं कर सकता। ये एक एक्सेप्शन सीखने को मिल गई कि एक ऐसा केस जहां पे थर्ड पार्टी कंसिडरेशन ले भी सकता है और दे भी सकता है, और अगर उसको पैसा नहीं मिलेगा तो वो केस भी कर सकता है। तो मेन तो अभी हमारा केस वाली बात ही नहीं थी, मेन तो मेरा मुद्दा ये है क्या थर्ड पार्टी मामा है, क्या मामा थर्ड पार्टी कंसिडरेशन ले सकता है। तो लॉ क्या बोलता है, यस, हमारे इंडिया में प्रिविटी कंसिडरेशन का रूल नहीं बनता। मामा को आपको पैसे आप देना चाहते हो तो आप दे सकते हो, और अगर आप नहीं दे रहे तो वो आपके ऊपर एक्शन भी लेगा ही लेगा, वो तो अलग बात है। इसका आप थर्ड पार्टी को कंसिडरेशन देना लीगल है, लेकिन थर्ड पार्टी पे आप डायरेक्टली केस नहीं कर सकते, वो लीगल नहीं है। लेकिन ये एक्सेप्शन है कि अगर आप थर्ड पार्टी का पैसा मार लोगे तो फिर वो अलग बात है, फिर वो तो आप पे करेगा ही। नीचे देखो, नीचे क्या बोलता है, एज लॉन्ग एज, तो मैंने तुम्हें एक पीछे वाला एग्जांपल और दिया था, कौन सा वाला, ये वाला, जिसमें आपने देखा कि इसमें तो कोई लेन देन ही नहीं था, इसमें तो इसने पैसे लेने थे बी से और बी नहीं दे पाया तो सी ने आके दे दिए, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, बात खत्म, उसको तो पैसे से मतलब था। तो यहाँ पे भी तो थर्ड पार्टी ने कंसिडरेशन दी है। सेम यहाँ पे भी हुआ है कि ये जो कंसिडरेशन दे रही है वो थर्ड पार्टी को दे रही है, तो वो देगी, ले सकता है थर्ड पार्टी। तो बात उधर पहले वाले एग्जांपल में तो वो थर्ड पार्टी दे रहा था, यहाँ पे थर्ड पार्टी ले रहा है, मामा ले रहा है, तो दे भी सकते हो ले भी सकते हो। और इसका मतलब प्रीविटी ऑफ कंसिडरेशन इंडिया में रिक्वायर्ड नहीं है, और प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट रिक्वायर्ड है, इसका मतलब आप थर्ड पार्टी पे केस कर सकते हैं ना, थर्ड पार्टी आप पे केस कर सकता। अब आते हैं आगे, तो अब रीड करो। तो एज लॉन्ग एज देयर इज कंसिडरेशन फॉर प्रॉमिस इट इज इमैटेरियल एज टू हु हैज फर्निश्ड इट। लॉ कहता है कॉन्ट्रैक्ट में कंसिडरेशन होनी जरूरी है, इट इज इमैटेरियल, ये मायने नहीं रखता कि किसने दी, भले ही थर्ड पार्टी से है, पैसा आना जरूरी है, कंसिडरेशन आनी जरूरी है, कहां से आ रही है उससे कोई मतलब नहीं है। इफ अ पार्टी रिसीव्स कंसिडरेशन द कॉन्ट्रैक्ट इज वैलिड इवन दो द पर्सन फर्निशिंग द कंसिडरेशन इज नॉट अ पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट। पार्टी को अगर कंसिडरेशन मिल रही है तो वैलिड है, भले ही जो कंसिडरेशन दे रहा है वो पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट ना हो। जैसे एग्जांपल में, पहले वाले एग्जांपल के अंदर जब सी ए को कंसिडरेशन दे रहा था वो पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट नहीं था, कॉन्ट्रैक्ट ए और बी के बीच में था, स्टिल वो अलाउड है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। नीचे क्या बोलता है, व्हेन अ थर्ड पार्टी फर्निशेस द कंसिडरेशन इट इज वैलिड कंसिडरेशन। वो कहता है कोई थर्ड पार्टी कंसिडरेशन दे भी रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वैलिड है। तो इसका मतलब अगर थर्ड पार्टी को आप, या तो आप बेसिकली यहां तो बात देने के हिसाब से हो रही है, तो दे भी रहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और as long as there is consideration of contract it is immaterial as to who has given the consideration। लॉ कहता है कॉन्ट्रैक्ट में कंसिडरेशन आनी जरूरी है, कौन दे रहा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसका मतलब यहां पे मामा को हम दे रहे हैं, तो मामा के लिए तो वो लड़की थर्ड पार्टी है, मामा को तो उस लड़की से कोई लेन देन ही नहीं है, समझ आती है ना। लड़की का लेन देन तो किससे था, लेडी से, ऑल्दो उस लड़की का लेन देन बन गया है मामा से बिकॉज ऑफ विल, लेकिन मामा के साथ उसका ओरिजिनली कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ था। मामा और डॉटर जो है वो पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, मामा के लिए तो वो थर्ड पार्टी है, लेकिन स्टिल वो लड़की से पैसा रिकवर कर सकता है थर्ड पार्टी, वो जो है डॉटर उसको कंसिडरेशन दे सकती है। क्यों, क्योंकि इंडिया में प्रीविटी ऑफ कंसिडरेशन रिक्वायर्ड नहीं है, थर्ड पार्टी कंसिडरेशन दे सकता है। तो देखो ये बता रहा है द रूल इज जनरली स्टेटेड एज प्रीविटी ऑफ कंसिडरेशन इज नॉट रिक्वायर्ड, इंडिया में प्रीविटी ऑफ कंसिडरेशन रिक्वायर्ड नहीं है। और इसी के ऊपर एक केस है बहुत फेमस, चिनैया वर्सेस रमैया का, बहुत फेमस, ये पेपर में नाम लिख के आओगे केस का, चिनैया रमैया। इसमें क्या था, एन ओल्ड लेडी ए ट्रांसफर्ड हर होल प्रॉपर्टी टू हर डॉटर बाय अ गिफ्ट डीड। एक ओल्ड लेडी है, उसने सारी की सारी अपनी प्रॉपर्टी गिफ्ट डीड में अपनी बेटी को दे दी, विद द डायरेक्शन दैट शी विल पे एन एन्युटी टू एज ब्रदर। ए कौन है, उसकी मम्मी, और एज ब्रदर कौन हो गया, फिर उस लड़की का मामा। उस पे बिल में चीज क्या लिखवा दी कि हर महीने अपनी मम्मी को क्या देगी, अपने मामा को क्या देगी, एन्युटी, एन्युटी मींस रेंट देगी उस प्रॉपर्टी पे से। डॉटर एग्रीड इन राइटिंग टू पे एन एन्युटी टू हर अंकल। डॉटर ने एग्री करा कि राइटिंग में, किसके साथ एग्री करा, मम्मी के साथ। तो कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच में, मम्मी और डॉटर के बीच में, कि वो अंकल को क्या देगी, एन्युटी। आफ्टरवर्ड डॉटर डिक्लाइन टू फुलफिल हर प्रॉमिस सेइंग दैट नो कंसिडरेशन मूव फ्रॉम हर अंकल। और बाद में लड़की मुकर गई, बेटी मुकर गई, क्या क्या कि अंकल ने मेरे को बदले में क्या दिया है। तो लॉ कहता है नहीं, बेटी को देना पड़ेगा। और ये लॉ कहता है कि थर्ड पार्टी को आप कंसिडरेशन दे सकते हो, भले ही उन्होंने नहीं दी आपको, उसके ब्याह पे मम्मी ने दे दी ना, तो आपको अपने मामा को कंसिडरेशन देनी पड़ेगी। नीचे एज ही लिखी हुई। तो ये वाला पॉइंट हमारा हो गया खत्म। अब और एक चीज आगे देखते हैं, ये क्या है। तो गाइस आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है नो एडिक्वेसी ऑफ कंसिडरेशन रिक्वायर्ड। देखो, नो एडिक्वेसी ऑफ कंसिडरेशन रिक्वायर्ड का मतलब क्या, जरा समझो। एडिक्वेट का मतलब होता है सफिशिएंट, एडिक्वेट मींस सफिशिएंट,
वो कहता है सफिशिएंट कंसिडरेशन रिक्वायर्ड नहीं है। अब इसका मतलब क्या, जरा समझो। मान लो ए ने बी को लोन दिया 1 लाख रुपए का, ए ने बी को लोन दिया 1 लाख रुपए का, तो मैं कह सकता हूं ए लेंडर हो गया, बी बोरवर हो गया। अच्छा, जब ए ने बी को लोन दिया तो बी के लिए कंसिडरेशन क्या है, लोन। अच्छा, बी वापिस ए को पैसा चुकाएगा तो ए के लिए कंसिडरेशन क्या होगी, बी एक तो ए को 1 लाख रुपए चुकाएगा, प्लस जितने साल के लिए इसने लोन लिया, जैसे मान लो फॉर 1 ईयर लिया है तो 1 साल का इंटरेस्ट भी चुकाएगा। कितना चुकाएगा, 1 साल का, प्लस में इंटरेस्ट भी चुकाएगा, ब्याज भी तो देगा उसके ऊपर। मान लो 1 साल का 12% पर एनम इंटरेस्ट था, तो इसका मतलब यह हो गया कि बी को ए को कितना चुकाना है, 1,12,000 रुपए, करेक्ट, 1.12 लाख, 1,12,000 रुपए चुकाना है। अब एक चीज समझो, ए को 1 लाख, बी ने ए को 1,12,000 रुपए चुकाना है, तब इसकी तरफ से सफिशिएंट कंसिडरेशन होगी। सपोज मान लो बी हाथ जोड़ के कहता है 1 साल के बाद, भाई मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास खाली 60,000 रुपए, मैं उतना ही चुका सकता हूं। बी हाथ जोड़ के कह रहा है किसको, ए को। देखो 1 साल निकल गया, अब ऑब्वियसली बात है 1 साल के बाद बी को सारी रीपेमेंट करनी है, तो ए गया पैसा मांगने बी के पास कि भाई मेरा पैसा दे, लोन के साथ ब्याज दे जितना तेरे को पैसा दिया था। बी कहता है भाई साहब मैं पैसा तो दे सकता हूं, लेकिन मैं हाथ जोड़ के कह रहा हूं मेरे पास पैसा है नहीं, मेरा सब कुछ बिक गया है, मेरे पास खाली लास्ट 60,000 रुपए पड़ा, मैं इतना ही दे सकता हूं। अब एक चीज देखो, इसका सब कुछ बिक गया, ये 60,000 रुपए दे रहा है, और मान लो ए को तरस आ गया बी के ऊपर, चल कोई बात नहीं तो 60 ही दे दे, कोई बात नहीं तो 60 ही दे दे। तो अब देखा जाए तो यहां से कंसिडरेशन गई 1 लाख रुपए, और यहां से कंसिडरेशन कितनी आई बदले में, 60,000। मतलब देखा जाए तो लॉजिकली जितना पैसा गया उतना आता है, उससे ज्यादा आता, लेकिन जितना गया उससे कम आया। लॉ कहता है कोई बात नहीं है, अलाउड है। लॉ कहता है ये अलाउड है। लॉ कहता है नो एडिक्वेसी ऑफ कंसिडरेशन इज रिक्वायर्ड। तुम्हें मैंने स्टार्टिंग में ही पढ़ाई थी ये बात कि हर कॉन्ट्रैक्ट में कंसिडरेशन होनी जरूरी है। मैंने ये थोड़ी कहा था कि कंसिडरेशन सफिशिएंट होनी जरूरी है। नो एडिक्वेसी ऑफ कंसिडरेशन इज रिक्वायर्ड। इसका नो एडिक्वेसी मींस नो सफिशिएंसी, सफिशिएंट नहीं चाहिए। मतलब सफिशिएंट कब होती, इसने 1 लाख दिया तो बदले में ये भी कितना चुकाता है, एक, ये एक से ज्यादा, जैसे ब्याज समेत, लेकिन ये खाली कितना चुका रहा, 60। लेकिन जिसने दिया है वो ही एग्री है, तो क्या प्रॉब्लम है भाई, जिसने पैसा लेना है उसको ही कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर कोई बात ही नहीं है। तो लॉ कहता है नो एडिक्वेसी ऑफ कंसिडरेशन रिक्वायर्ड। लॉ कहता है कंसिडरेशन आनी जरूरी है, सफिशिएंट आ रही है नहीं आ रही उससे कोई लेन देन नहीं है। बी कंसिडरेशन बदले में दे तो रहा है ना, इसने 1 लाख दिया बदले में वो भी 60,000 तो दे ही रहा है ना, दोनों तरफ से समथिंग इन रिटर्न में कुछ आ रहा है। अब भले ही सफिशिएंट नहीं आ रहा, लॉ कहता है कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन लॉ कहता है जब नो एडिक्वेसी ऑफ कंसिडरेशन रिक्वायर्ड वाला पॉइंट लगेगा, अगर कंसिडरेशन सफिशिएंट नहीं आ रही तो आपको ये चेक करना पड़ेगा क्या फ्री कंसेंट थी या नहीं थी। फ्री कंसेंट का मतलब होता है फ्री कंसेंट थी या नहीं थी। अब ये फ्री कंसेंट का मतलब क्या होता है जरा समझो। तो मैंने बताया था फ्री कंसेंट का मतलब होता है दबाव डालना किसी के ऊपर। बट ध्यान से सुनना, मैं केस 2 समझा रहा हूं सेम रख के। मान लो सेम एग्जांपल रहेगा, उसमें कुछ चीजें चेंज करेंगे। मान लो ए ने बी को लोन दिया 1 लाख रुपए का, अब बी भी बदले में पैसे चुका रहा है। अब बी को कितना चुकाना है, मान लो बदले में 1 लाख ही चुकाना है। सुनना बड़े ध्यान से। तो ए हो गया लेंडर, बी हो गया बोरवर। मान लो ए ने बी को लोन 1 साल के लिए दिया था और बिना ब्याज के दिया था, तो मतलब 1 लाख ए ने बी को दिया, तो बदले में बी को भी कितना देना है, ए को 1 लाख वापस देना उसका वाला पैसा। 1 साल के बाद बी जो है वो बदमाश है, तो 1 साल के बाद बी ए को कहता है भाई सुन मेरी बात, तूने मेरे को 1 लाख दिया होगा, मैं तो तेरे को खाली 60,000 रुपए दूंगा वापिस में, जो करना है कर ले, अगर तूने मेरे को परेशान करा मारूंगा बहुत तेरे को, और जो जिसको बुलाना बुला ले। इसका मतलब बी जो है वो मान लो डॉन है और वो उसके ऊपर दबाव डाल रहा है कि इससे ऊपर नहीं दूंगा, मतलब। और ए जो है कोई कह रहा है कोई बात नहीं भाई तू 60 दे दे। ए सोच रहा है भाई अगर इसके ऊपर ज्यादा फोर्स करूंगा तो मारेगा, जो आ रहा है वो आने दो। ए कहता 60 दे दे। इसका मतलब यहां पे भी ए ने कंसेंट तो दी है कि 60 दे दे, लेकिन वो फ्री कंसेंट नहीं है। यहां पे क्या है, फ्री कंसेंट नहीं, कोई दबाव है, सामने वाले के ऊपर प्रेशर है। लेकिन इस वाले केस में क्या था, इस वाले केस में क्या था, लॉ कहता है कि यहां पे इस वाले केस में क्या था कि जब बी ने बोला कि भाई मैं तेरे को 60,000 रुपए दे सकता हूं, तो बी हाथ जोड़ के कह रहा था, बी परेशान नहीं कर रहा था ए को, बी हाथ जोड़ के कह रहा था कि भाई मैं इतना ही दे सकता हूं, मेरे पास अभी पैसे है नहीं, मेरा सब कुछ बिक गया है। और ए ने तरस खा के दिया थे बी को, एक मतलब बी से 60,000 रुपए ले लिए थे।
इसका मतलब ए ने यहां पे भी अपनी कंसेंट दी है, लेकिन ये फ्री कंसेंट है, ए के ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, ए के ऊपर कोई दबाव नहीं है। लेकिन यहां पे ए के ऊपर दबाव था, उसने फ्री कंसेंट नहीं थी, उसने प्रेशर डाल के उसको क्या करा है, 60,000 रुपए में मनाया है। तो लॉ कहता है ये वाली सिचुएशन अलाउड नहीं है, ऐसा अगर एग्रीमेंट करोगे तो अलाउड नहीं है, लेकिन अगर ऐसा वाला एग्रीमेंट करोगे तो अलाउड है। इसका मतलब सफिशिएंट कंसिडरेशन नहीं भी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कंसेंट क्या होनी चाहिए, फ्री। कंसेंट क्या होनी चाहिए, फ्री। अब बुक से पढ़ लो, देखो, नो एडिक्वेसी ऑफ कंसिडरेशन इज रिक्वायर्ड, द लॉ रिक्वायर्स दैट देयर मस्ट बी कंसिडरेशन इन एवरी कॉन्ट्रैक्ट। लॉ कहता है हर कॉन्ट्रैक्ट में कंसिडरेशन होनी जरूरी है, whether the consideration is sufficient, whether that consideration is sufficient or not, law does not question it। आ गई ना बात, वो sufficient है या नहीं, लॉ को उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो कंसिडरेशन sufficient है या नहीं, लॉ को उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लॉ कहता है कॉन्ट्रैक्ट में कंसिडरेशन जरूरी है, ये इंपॉर्टेंट है। नीचे, इवन इफ इट इज प्रूव दैट सच कंसिडरेशन इज इनएडिक्वेट द कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट वॉइड। भले ही ये प्रूव भी हो जाए कि कंसिडरेशन इनएडिक्वेट है, कॉन्ट्रैक्ट वॉइड नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट वॉइड नहीं है। मगर ये देखो, मतलब इसका मतलब इनएडिक्वेट मींस इनसफिशिएंट, भले ही सामने वाला 1 लाख की जगह 60,000 दे रहा है, लॉ कहता है तब भी कॉन्ट्रैक्ट वॉइड नहीं है। लेकिन द फैक्ट ऑफ इनएडिक्वेसी ऑफ कंसिडरेशन शैल बी गिवन ड्यू वेटेज व्हाइल डिटरमाइनिंग वेदर द कंसेंट ऑफ प्रोमिसर वाज फ्रीली गिवन और नॉट। बस ये चीज चेक करनी पड़ेगी, कंसेंट जो प्रोमिसर की थी, प्रोमिसर कौन है यहाँ पे, जिसने लोन दिया है, क्या उसकी कंसेंट फ्रीली थी या नहीं थी, उसके ऊपर कोई प्रेशर तो नहीं डाला गया था। जैसे पहले एग्जाम्पल में, जो हमने एग्जाम्पल पहले वाला लिया था, इस वाले में ए के ऊपर कोई प्रेशर नहीं था, यहां पे बी ने हाथ जोड़ के बोला था। लेकिन सेकंड वाले एग्जांपल में बी ने उसको परेशान करके, फोर्स करके बोला था, नहीं दूंगा, जो करना कर ले, अगर परेशान करेगा तो मारूंगा। और तो इसका मतलब यहां फ्री कंसेंट नहीं है, पहले वाले में है। तो लॉ बस यही कह रहा है कि आपको ये चेक करना है कि फ्री कंसेंट है या नहीं। अगर फ्री कंसेंट है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, फ्री कंसेंट नहीं है तो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट अलाउड नहीं है। नेक्स्ट आता है कंसिडरेशन मस्ट बी लॉफुल। ये तो मेरे को तो बताने की जरूरत है ही नहीं। लॉ कहता है कंसिडरेशन जो होनी चाहिए लॉफुल होनी चाहिए। जैसे मान लो ए ने बदले को, ए ने बी को मनी दी और बी बदले में उसको ए को क्या दे रहा है, ओपियम। ओपियम मींस अफीम, चरस, गांजा, ये सब। लॉ कहता है ये अलाउड नहीं है क्योंकि ये कंसिडरेशन लॉफुल नहीं है। या ए ने बी को मनी दी, बी बदले में AK-47 सप्लाई कर रहा है, गन सप्लाई कर रहा है, ये सब अलाउड नहीं है। आर्म्स वगैरह अलाउड नहीं है, ड्रग्स वगैरह सब अलाउड नहीं है, आर्म्स, ड्रग्स, ये सब अलाउड नहीं है। तो कहता है कंसिडरेशन मस्ट बी लॉफुल। नेक्स्ट आता है इट मस्ट बी रियल एंड नॉट इल्यूजरी। इल्यूजरी का मतलब होता है रहस्यमयी, मतलब रात को सपना आया, आपने एक्चुअल में नहीं दी, आपने सपने में दी, है ना। ये सामने वाले को सपना दिखा रहे हो आप, उसको मैजिक करके दिखा रहे हो, देख। इल्यूजरी का मतलब होता है रहस्यमय। जरा एक चीज देखो, ए ने बी को लोन दिया और बदले में बी को भी पैसे वापस करने हैं। मान लो 1 लाख का लोन था, अब बदले में बी को भी 1 लाख रुपए वापस करने हैं। बी को एक रात को सपना आया कि भाई मैंने, ड्रीम आया कि मैंने ए को सारे पैसे वापस कर दिए। अगले दिन ए पैसे मांगने आया ड्यू डेट पे कि भाई मेरे को मेरे पैसे दे। बी कह रहा रात को तो दिए। ए कह रहा कब दिए, बी कह रहा रात को दिए। क्या बी ने एक्चुअल दिए थे, सपने में दिए थे? सपने में दिए थे, एक्चुअल में नहीं दिए थे। तो वो कहता है, लॉ यही कह रहा है, कंसिडरेशन मस्ट बी रियल, एक्चुअल में दोगे, नॉट इल्यूजरी, रहस्यमयी नहीं होनी चाहिए। सपने में या जादू दिखा के सामने वाले को जादू से बहका दिया, ऐसे तो एक्चुअल में जादू चलता नहीं, तो इसलिए सपने की बात कर रहा हूं। सामने वाले को हिप्नोटाइज कर दिया, देख तेरे को पैसे आ गए, सामने वाले खुश होकर चला गया, हाँ पैसे आ गए। जब उसका हिप्नोटाइजेशन से वो बाहर आया तो पता लगा कोई पैसे आए ही नहीं थे। ऐसी हरकत नहीं करोगे, एक्चुअल में पैसा दोगे। नेक्स्ट आता है कंसिडरेशन में भी अ प्रॉमिस टू डू समथिंग और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग। वो कह रहा है कंसिडरेशन कुछ करने के लिए भी दी जा सकती है और कुछ ना करने के लिए भी दी जा सकती है। इसका मतलब क्या है जरा समझो। कुछ करने के लिए भी दी जा सकती है और कुछ ना करने के लिए भी दी जा सकती है, इसका मतलब समझो। मान लो ए ने बी को बोला मेरे को 500 शर्ट्स चाहिए। बी ने कहा मैं सप्लाई कर दूंगा, बी ने कहा मैं सप्लाई कर दूंगा, लेकिन मेरे को बदले में 5 लाख रुपए चाहिए। तो ए ने कहा ठीक है मैं 5 लाख रुपए दे दूंगा। तो ए हो गया ऑफरर क्योंकि शर्ट्स मांग रहा है, बी हो गया ऑफरी जो सप्लाई करेगा। अच्छा, ये जो कंसिडरेशन ले रहा है, बी जो ए से कंसिडरेशन ले रहा है,
वो किस चीज के ले रहा है? कुछ करने के लिए, कुछ करने के लिए। करने के लिए मींस वो शर्ट बनाएगा तो ए पैसे देगा, वो शर्ट बनाएगा तो पैसे देगा। तो ये तो वो चीज हो गई कि कंसिडरेशन जो बी को मिल रही है वो कुछ करने के लिए मिल रही है। तो और मैंने क्या बताया, कंसिडरेशन कुछ करने के लिए भी मिल सकती है, कुछ ना करने के लिए भी मिल सकती है। ये एग्जांपल तो कुछ करने वाला था। अब केस 2 देखते हैं, ये मैं आपको ऑलरेडी करा चुका हूं। मान लो ए ने बी को लोन दिया, तो ए हो गया लेंडर, बी हो गया बोरोवर। मान लो ए ने बी को जो लोन दिया वो 10 लाख रुपए का था, 10 लाख रुपए का था। मान लो फॉर 1 ईयर दिया, फॉर 1 ईयर दिया। अच्छा 1 ईयर दिया का मतलब क्या है कि अगर 1 साल के बाद बी पैसे नहीं चुकाता तो ए बी के ऊपर केस कर देगा। यस। मान लो बी आफ्टर 1 ईयर अनएबल टू पे हो गया और पैसे नहीं चुका पाया। आफ्टर 1 ईयर बी क्या हो गया? अनएबल टू पे हो गया और नहीं चुका पाया। अब ए भाई साहब बी के ऊपर केस करने जा रहे हैं कोर्ट में। ए जा रहा है बी के ऊपर केस करने, कहां पे? कोर्ट में। मीनवाइल बी का एक फ्रेंड आया सी, वो ए को क्या बोलता है, भाई तू इसके ऊपर केस मत कर, इसके जो पैसे बनते हैं तेरे को मैं दे दूंगा, तेरे को इसके कंसिडरेशन मैं दे दूंगा, तेरे को जो 10 लाख रुपए उसने देने थे वो मैं दे दूंगा। इसका मतलब यहां पे जो ए को कंसिडरेशन मिल रही है 10 लाख रुपए, वो कुछ करने के लिए मिल रही है, कुछ ना करने के लिए। सर ना करने के लिए क्या? कि अगर ये केस नहीं करेगा बी के ऊपर तब ए को 10 लाख रुपए मिलेंगे। किससे? सी से। इसका मतलब कंसिडरेशन कुछ करने के लिए भी मिल सकती है, कुछ ना करने के लिए भी। ये लिखा है ना, टू डू समथिंग, ये आ गया। कंसिडरेशन में बी अ प्रॉमिस टू डू समथिंग और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग। एब्सटेन मींस रोक लगाना। यहां पे सी ए के ऊपर एब्सटेन का लगा रहा है, रोक लगा रहा है कि तू केस मत कर, तेरे को पैसे मैं दे दूंगा, तू केस मत कर, पैसे मैं दे दूंगा। और ये जो मैंने तुम्हारे को एग्जांपल समझाया है, ये सही सेम एग्जांपल नीचे डला हुआ है, यही एग्जांपल नीचे डला हुआ है, ये आप पढ़ लेना। अब आता है कंसिडरेशन में भी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। कंसिडरेशन पास्ट भी हो सकती है, प्रेजेंट भी हो सकती है, फ्यूचर भी हो सकती है। और ये चीज मैं तुम्हारे को बता दूं, ये तीनों हमेशा साथ साथ चलते हैं। पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर हमेशा साथ साथ चलता है। जरा ध्यान से सुनना, जरा ध्यान से सुनना। जैसे मान लो ए गया बी के पास, बी की एक बेकरी है, बी की एक बेकरी है। ए गया बी के पास कि भाई मेरे को केक बनवाना है, मेरे को क्या बनवाना है? केक। तो बी कहता है भाई पैसे दे दो आप एडवांस में, पूरे केक की पेमेंट दे दो, 1000 रुपए का केक बनेगा, आप एडवांस पेमेंट दे दो 1000 रुपए की, आपको इवनिंग में केक मिल जाएगा। इवनिंग में क्या मिल जाएगा? केक मिल जाएगा। ठीक, बी ने पैसे दे दिए, बी ने पेमेंट दे दी। अब जरा अभी के हिसाब से देखो, ए ने बी को पेमेंट हाथों हाथ दे दी, इसका मतलब बी को जो कंसिडरेशन मिली है वो प्रेजेंट में ही मिल गई, हाथों हाथ। लेकिन क्या ए को केक मिल गया हाथों हाथ या शाम को मिलेगा? इसका मतलब इवनिंग में मिलेगा। तो ए को जो केक मिलेगा वो कब मिलेगा? फ्यूचर में। फ्यूचर मींस क्यों? शाम हो गई ना, तो सुबह वो गया केक के लिए बुकिंग करवाने और इवनिंग में मिलेगी, तो सुबह के हिसाब से देखोगे तो रात क्या है? फ्यूचर है हमारे लिए भी। तो ए को केक कब मिलेगा? फ्यूचर में, शाम को। अब क्या हुआ, जब शाम को ए केक लेने गया तो अब ए को हाथों हाथ केक मिल रहा है, कौन दे रहा है? बेकरी वाला बी। तो अब ए के लिए वो जो केक इवनिंग में जब वो लेने गया, तो अब ए के लिए वो केक प्रेजेंट है, लेकिन ए ने जो पेमेंट करी थी बी को, वो पेमेंट हो गई पास्ट। पास्ट क्यों? क्योंकि अब वो जो शाम को केक लेने जा रहा है उसकी पेमेंट ऑलरेडी सुबह हो चुकी है, तो पेमेंट हो गई पास्ट। तो इसका मतलब पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर तीनों साथ साथ चलते हैं। पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर तीनों साथ साथ चलते हैं। वो कह रहा है कंसिडरेशन पास्ट भी हो सकती है, प्रेजेंट भी हो सकती है और फ्यूचर भी हो सकती है। अब आता है एक्सेप्शंस टू द रूल, नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको अगली वीडियो में करेंगे स्टार्ट। आज की वीडियो में यहीं तक रखते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। इसी तरीके से वीडियोस को प्यार देते रहें। कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग। थैंक्स अ लॉट, बाय बाय।